इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस 11-12 के लिए जो एक्चुअल आज पेपर है 11 जून 2024 का उसको सॉल्व करने वाले हैं और ये है हमारा पार्ट 1। इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराऊंगा और नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी 50 बच जाएगा उसको राइट। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि काफी सारा कंसेप्ट आपको इस वीडियो से जानने को मिलेगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आना शुरू हो जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा राइट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। Which type of counter uses a feedback mechanism to achieve non-sequential counting? बोला है कि कौन सा हमारे पास काउंटर है जो फीडबैक मैकेनिज्म को यूज करता है जिससे वो नॉन सिक्वेंशियल काउंटिंग को अचीव कर पाता है। तो देखो हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम हमारा है उसमें दो टाइप्स के काउंटर पाए जाते हैं। एक होता है सिंक्रोनस काउंटर और दूसरा होता है एसिंक्रोनस काउंटर। मैं यहाँ लिखता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है सिंक्रोनस और यहाँ एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर। तो जो सिंक्रोनस होता है और एसिंक्रोनस होता है उसके अंदर बहुत सारे उसके सब टाइप्स हैं। जैसे आप देख सकते हो जॉनसन काउंटर्स, रिंग काउंटर्स, अप काउंटर्स, डाउन काउंटर्स। तो देखो जो सीक्वेंशियल होता है, सीक्वेंशियल जैसे यहाँ नॉन सीक्वेंशियल, तो हमें चाहिए कि पहले सीक्वेंशियल में पता होना चाहिए। तो जो डाउन काउंटर होता है और जो अप काउंटर होता है इन नंबर को काउंट करता है, एक 0 से लेके असेंडिंग ऑर्डर में और एक जैसे मानो कि इंफिनिटी से लेके डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मानो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 3 2 1, एक अपवर्ड काउंट करता है और एक डाउनवर्ड। तो जो अप काउंटर है और जो डाउन काउंटर है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अप है डाउन है, मतलब सीक्वेंशियल चलेगा, सीक्वेंशियल। और हमें पूछा है नॉन सीक्वेंशियल, तो हमें पता चल गया कि जो सी है और जो डी है वो हमारा सीक्वेंशियल है, मतलब ये दोनों आंसर तो नहीं होगा। जब हमें पता चल गया कि जो अप काउंटर है और जो डाउन काउंटर है ये चीजों को सीक्वेंस वाइज काउंट करता है, तो क्या ये दोनों आंसर हो सकता है? नहीं, क्योंकि यार ये दोनों तो सीक्वेंशियल हो गया राइट। हमें क्या चाहिए? नॉन सीक्वेंशियल। और जो रिंग काउंटर होता है, रिंग काउंटर वो क्या करता है, चीजों को अगर जैसे मानो मेरे पास अगर कोई नंबर है जैसे 1 0 0 0, ठीक है, रिंग काउंटर क्या करेगा, जो इसका फर्स्ट वाला बिट है उसको ले आके इसको लास्ट में रख देगा, क्या हो जाएगा 0 0 0 1। फिर क्या करेगा, जो फर्स्ट वाला बिट है उसको लेकर लास्ट में कर देगा, तो क्या हो जाएगा 0 0 1 0। फिर जो फर्स्ट वाला बिट है उसको लास्ट में कर देगा, तो क्या हो जाएगा 0 1 0 0 राइट। तो ये हमारा रिंग बफर में काम करता है कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको लाकर लास्ट में कर देगा, फिर जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको लाकर लास्ट में कर देगा और ऐसे ही चलता रहेगा राइट। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म था जैसे 1 0 0, तो यही फॉर्म कुछ देर के बाद फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा काउंटर है ये फीडबैक को यूज नहीं करता है, लेकिन जो जॉनसन काउंटर है, जॉनसन काउंटर ये हमारा फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है और ये नॉन सीक्वेंशियल है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने होते हैं वो हम 2 × n से डिनोट करते हैं। और कितने नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 2 × n से हम डिनोट करते हैं राइट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो हमारे पास जो जॉनसन काउंटर है क्या करता है, यूजेस फीडबैक टू क्रिएट नॉन सीक्वेंशियल काउंटिंग। यस, जो जॉनसन काउंटर होता है क्या करता है, फीडबैक मैकेनिज्म का यूज करता है, फीडबैक लेता है जिससे नॉन सीक्वेंशियल काउंटिंग को क्रिएट करता है। रिंग काउंटर क्या करता है भाई, रोटेट्स बीट्स इन सीक्वेंस यूजिंग फीडबैक। जो हमारा रिंग काउंटर ये भी सीक्वेंशियल है। अगर आप जैसे मैंने आपको बताया है कि अप काउंटर सीक्वेंशियल है, डाउन काउंटर सीक्वेंशियल है, वैसे ही रिंग काउंटर सीक्वेंशियल है। तो अगर आपको सारे के सारे पता चल जाएगा कि कौन सीक्वेंशियल है कौन नॉन सीक्वेंशियल है, तब तो आप फीडबैक मैकेनिज्म का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप तुरंत टिक मारेंगे राइट। तो आपको ये पता चल गया जो रिंग काउंटर क्या करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट वाला एलिमेंट लास्ट में चला जाता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट लास्ट में चला जाता है ऐसे। अप काउंटर क्या करता है, काउंट्स अपवर्ड इन बाइनरी सीक्वेंस, मैंने आपको बता ही दिया है। डाउन काउंटर क्या होता है, जो डाउनवर्ड काउंट करता है बाइनरी सीक्वेंस में। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अप काउंटर क्या है, सीक्वेंशियल है, नॉन सीक्वेंशियल है, अप काउंटर का काम क्या है राइट। काउंटर्स कितने टाइप के होते हैं, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। रिंग काउंटर्स का काम क्या है, डाउन काउंटर का काम क्या है, और जो जॉनसन काउंटर है उसका काम क्या है। तो आई थिंक आपको चीजें अब समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट, the SR flip flop can be used to create a D flip flop by connecting its input in which way। बोला जो SR flip flop है मतलब सेट रिसेट, ऐसा मतलब सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप। जो सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप है उसके हेल्प से हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? बोला कि जो SR फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप कितने होते हैं, नेक्स्ट जो मेन टाइप्स के 4 होते हैं।
हमारे पास मेन 4 टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप होते हैं। मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में काफी बेहतर तरीका से उसका एक्सप्लेनेशन और उसका जो भी क्राइटेरिया है सब बता दिया था, राइट, कि फॉरबिडन स्टेट्स क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, मैंने बता दिया था। तो बोल रहे कि जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है उसके हेल्प से डी फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, लेकिन कैसे, क्या प्रोसेस होगा। एस इक्वल टू डी और आर इक्वल टू डी डैश, एस इक्वल टू डी कंप्लीमेंट और आर इक्वल टू डी, एस इक्वल टू क्यू और आर इक्वल टू क्यू, एस इक्वल टू क्यू डैश आर इक्वल टू क्यू डैश। अब देखो जो हमारा एस इक्वल टू क्यू और आर इक्वल टू क्यू है, मतलब दोनों बराबर है, मतलब एस इक्वल टू आर इक्वल टू क्यू बोलो या फिर 1 बोलो। देखो जो एस यहाँ क्यू के बराबर है, आर भी क्यू के बराबर है, मतलब दोनों बराबर है। सब मिला के बात इतना है कि दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तब तो हमारा फॉरबिडन स्टेट हो जाएगा, फॉरबिडन स्टेट। और फॉरबिडन स्टेट हो गया तो क्या सही है, नहीं, जैसे फॉरबिडन स्टेट में आएगा मैं इसको काट दूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो ये हमारा फॉरबिडन स्टेट है, दोनों बराबर 1 है तो, और दोनों अगर उल्टा है तो यहाँ भी क्यू कंप्लीमेंट, यहाँ भी क्यू कंप्लीमेंट, मतलब फिर भी दोनों बराबर ही है, फिर भी मैं इसको दोनों तो बराबर ही मानूंगा, भले उल्टा है तो क्यों, तो फिर भी हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा कोई केस नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जब आप फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे तो आपको एस इक्वल टू डी और जो इसका आर है, 2 इनपुट है एस और आर, तो जो आर इनपुट है उसमें आपको डी डैश करना पड़ेगा, मतलब एक का आपको कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा, और इस केस में जो हमारा आंसर है ये चला जाएगा डी डैश और आर इक्वल टू डी, ये तो इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका इनवर्स। अगर एस इक्वल टू डी है, आर इक्वल टू डी डैश, तो ये हमारा सही है, लेकिन अगर उसको मैं पलट दिया तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो इस केस में हमारा ए गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए, समझो उसको। अगर डी डैश है, एस डी डैश है और जो आर है डी है, तो क्या हो जाएगा, अगर जो एस है वो डी डैश है और जो आर है डी है, क्या हो जाएगा, बिहेव्स लाइक अ निगेटेड डी फ्लिप फ्लॉप नॉट ए स्टैंडर्ड फ्लिप फ्लॉप। मैंने क्या बोला है, ये उल्टा हो जाएगा, राइट। अगर दोनों क्यू है मतलब दोनों बराबर है, बोथ इनपुट सेम, रिस्क ऑफ इनवैलिड स्टेट्स, मतलब आर इक्वल टू एस इक्वल टू 1, मतलब फॉरबिडन स्टेट, फॉरबिडन यहाँ है। क्यू अगर डैश है और आर भी क्यू डैश है, सेम इशू है भाव। मैंने क्या बोला है कि दोनों हमारा क्यू डैश है, मतलब दोनों बराबर ही हैं, और दोनों बराबर है तो फिर से हमारा फॉरबिडन स्टेट में चला जाएगा। फॉरबिडन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, फॉरबिडन। फॉरबिडन स्टेट कब होता है, फॉरबिडन स्टेट जब एसआर फ्लिप फ्लॉप में एस भी 1 हो और आर भी 1 हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉरबिडन स्टेट क्या है, तो एस 1 हो और आर 1 हो, मतलब सेट इज इक्वल टू रिसेट, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉरबिडन स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर, बोला बाइनरी नंबर कौन है। तो देखो जो बाइनरी होता है उसका बेस होता है 2, मतलब जो नंबर हो सकते हैं इसमें नंबर अलाउड है कौन, 0 और 1, 0 और 1 अलाउड है। तो क्या इसमें 0 और 1 है, नहीं। क्या इसमें 0 और 1 है, नहीं। क्या इसमें 0 और 1 है, नहीं। क्या इसमें 0 और 1 है, यस। ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी। ये किसका बाइनरी है, 0 1, तो किसका है 1 2, ये 2 का बाइनरी है। ये किसका बाइनरी है, 2 का। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल डिजिट डेसिमल इन ग्रे कोड। तो सबसे पहले ये जानो कि ग्रे कोड क्या होता है। ग्रे कोड, तो ग्रे कोड एक 4 बिट का नंबर होता है, 4 बिट का नंबर होता है, राइट। कोई भी डेसिमल नंबर है सिंगल डिजिट तो उसको हम लोग 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास जो नंबर होता है ग्रे कोड, उसके जो कंसिक्यूटिव बिट्स होते हैं, मतलब जैसे मानो कि एग्जांपल नंबर लिखता हूँ, जैसे 1 0 0 0, मान लो ये नंबर है, तो इसका जो कंसिक्यूटिव बिट्स होगा, इसके आसपास के जो बिट्स होगा वो एक बिट के अंतर पर रहेगा, मतलब दोनों का डिफरेंस 1 बिट होगा। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रे कोड नंबर। और जो नंबर होता है वो 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल, सिंगल डिजिट डेसिमल इन ग्रे कोड, तो इसका आंसर होगा 4 डिजिट, 4 बिट्स। तो कैसे होगा, अब ध्यान समझो। अगर यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे 2 के पावर 3 करता हूँ तो कितना होगा 8, 2 के पावर 4 करता हूँ तो कितना होगा 16, ठीक है। और बोला है कि सिंगल डिजिट डेसिमल, मतलब इसमें कितने नंबर आएंगे, 0 से लेकर 9 तक, मतलब 10 नंबर इसमें आएंगे। ध्यान समझो, सिंगल डिजिट डेसिमल, तो उसमें 0 से 9 तक आएगा सिंगल डिजिट। जो डेसिमल है, जो सिंगल डिजिट है, वो 0 से लेकर 9 तक है, मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप लोग सर इसमें 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट। तो अगर मैं 2 के पावर 3 करता हूं तो 8 एलिमेंट्स आ रहा है, और 2 के पावर 4 करता हूं तो 16 एलिमेंट्स आ रहा है, मतलब 8, और हमारा इसमें एलिमेंट कितना है 10, तो हमें 10 चाहिए। तो 2 के पावर 3 बिट में तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं। अगर 3 बिट में मैं करूंगा तो मैक्सिमम 8 एलिमेंट्स को ही कर पाऊंगा। अगर 3 बिट में मैं नंबर को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैक्सिमम मैं कितना कर सकता हूं, 8
नंबर को कर सकता हूँ, 8 सिंगल डिजिट नंबर को। तो हमें 10 डिजिट को करना है, हमें 10 नंबर को करना है, डिजिट नहीं, हमें 10 नंबर को रिप्रेजेंट करना है किस में, ग्रे कोड में, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जो अपर उसका लिमिट है 16, अगर 2 में 4 बिट में अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा 4 बिट में, तो मैं 16 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और मुझे 10 को करना है, मतलब उससे कम है, मतलब इस रेंज में आ सकता है। इसलिए जो हमारा 4 है, 4 बिट में मैं ग्रे कोड को आराम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, राइट। नेक्स्ट, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो, जो 4 बिट्स है सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट 10 डेसिमल डिजिट्स 0 से 9 तक। क्योंकि यार अगर मैं 4 बिट में करूंगा तो मैं 16 नंबर को कर सकता हूं, और हमें 10 नंबर को ही करना है, तो मैं आराम से 4 बिट में कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं 3 बिट लेने की कोशिश कर रहा हूं तो उसमें मैं मैक्सिमम 8 नंबर को कर सकता हूं, लेकिन हमें कम से कम 10 नंबर को करना है। डेसिमल क्या होता है, 0 से 9 तक 10 होता है। और मैं 8 बिट्स को क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि यार काफी ज्यादा नंबर हो जाएगा। अगर 2 टू द पावर में 8 करूंगा तो बहुत ज्यादा नंबर आ जाएगा, 256। वैसे ही इसमें और ज्यादा नंबर आ जाएगा, और इसमें और ज्यादा नंबर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, in a 4-bit binary adder subtractor circuit, if the control input is set to subtraction mode, what operation will be performed? देखो बोल रहा है कि 4 बिट का जो बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट है, उसमें जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल इनपुट, अगर उसको सब्ट्रैक्शन मोड में ला दिया गया है तो क्या काम करेगा। तो यार तो काफी जाहिर सी बात है, अगर सब्ट्रैक्शन मोड में चेंज कर दिए तो सब्ट्रैक्शन होगा, अगर एडिशन मोड में चेंज कर देंगे तो एडिशन होगा। क्योंकि हमारा एडर और सब्ट्रैक्टर सर्किट है, या तो इसमें एडर ऐड होगा या फिर इसमें सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर आप सब्ट्रैक्शन मोड में सेट करोगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, अगर आप एडिशन मोड में सेट करोगे तो क्या होगा, एडिशन। तो इस केस में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है तो, जो बिटवाइज एंड होता है वो क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ये भी लॉजिकल होता है। और एडिशन क्या है, ओनली इन एडिशन मोड नॉट सब्ट्रैक्शन मोड। मैंने आपको क्या बताया कि अगर सब्ट्रैक्शन मोड में है तो सब्ट्रैक्शन होगा, अगर एडिशन मोड में है तो क्या होगा, एडिशन होगा। तो इस केस में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, इन इनकोडर इज यूज टू, इनकोडर का यूज क्या होता है, कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल्स। इसका काम है एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। कन्वर्ट और डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल्स नहीं, ये क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डीएससी। इनकोड बाइनरी इंफॉर्मेशन इनटू अ स्मॉल सेट ऑफ बिट्स, सही बात है। डिकोड बाइनरी इंफॉर्मेशन इनटू अ लार्ज सेट ऑफ बिट्स, ये होता है डिकोडर, ये क्या होता है, डिकोडर। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा इनकोड बाइनरी इंफॉर्मेशन इनटू अ स्मॉल सेट ऑफ बिट्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जो बाइनरी इंफॉर्मेशन होता है उसको इनकोड कर देता है, जो आम जनता को, आम प्रोसेस को, या फिर जो कॉमन लोग हैं, कॉमन जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आ पाता है, राइट। उसी को समझ में आएगा जो डिक्रिप्ट करने की क्षमता है, या फिर जिसको हम डिक्रिप्ट करके देंगे वही चीज समझ सकता है, बाकी कोई भी समझ नहीं पाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इनकोडर। कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल, इसको क्या बोलते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग क्या बोलेंगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इनकोड बाइनरी इन्फो इनटू अ स्मॉलर सेट ऑफ बिट्स, इसको बोलेंगे क्या, इनकोडर, और इसको बोल देंगे डिकोडर, राइट। नेक्स्ट, which statement accurately describes a PLD, programmable logic device? So PLDs can be only be reprogrammed once and cannot be reconfigured. PLDs are used exclusively for memory storage in digital circuits. या फिर PLDs allow for both input and output programming to implement custom logic function. PLDs consist of only AND gates and do not include OR gates. ये बात गलत है। देखो जो पीएलडी होता है उसमें एंड गेट भी रहता है और ऑर गेट भी रहता है, दोनों गेट रहता है। पीएलडी कैन ओनली बी प्रोग्राम्ड वंस एंड कैन नॉट बी रिकॉन्फ़िगर्ड। देखो पीएलडी का नाम ही है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, तो बोला क्या केवल एक बार ही प्रोग्राम हो सकता है, इसका नाम ही है प्रोग्रामेबल, मतलब प्रोग्राम में होता रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। पीएलडी आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मेमोरी स्टोरेज, नहीं, इसका काम मेमोरी स्टोरेज का नहीं है, मेमोरी के लिए काम नहीं करता है, तो इसको मैं काट दूंगा। PLD allows for both input and output programming to implement custom logic function. Yes, a logical function के लिए काम में आता है, और इस केस में जो आंसर होगा सी हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो, जो ए है क्या करेगा, मेनी PLDs like FPGAs are reprogrammable। मैंने क्या बताया है कि ऐसा नहीं है कि एक बार ही प्रोग्राम होगा, ये रिप्रोग्रामेबल है। PLDs is for logic implementations not memory। मैंने क्या बताया कि मेमोरी के लिए नहीं होता है, ये लॉजिक के लिए होता है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, काट दूंगा। ये हमारा मेन फंक्शन है पीएलडी का, सी नंबर। और जो डी नंबर है उसमें एंड गेट भी होता है और ऑर गेट भी होता है, मैंने ऑर गेट यहाँ लिख दिया है।
और देखो मैं हर क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन इसलिए लिखा हूँ, एक्सप्लेनेशन इसलिए लिखा हूँ कि जब आप रिवीजन करें तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ आप काफी सारी चीजें भूल जाएंगे, लेकिन जो यहाँ लिखा रहेगा आप उसको नहीं भूलेंगे। आप नजरों ही नजरों में जब आप इसको पढ़ लेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे तो यू आर गुड टू गो, और काफी ज्यादा चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। राइट, नेक्स्ट, इन बाइनरी सब्ट्रैक्शन if a negative binary number is obtained what can be done to obtain the positive result। बोल रहा है कि जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन है अगर उसमें हमारा रिजल्ट जो है निगेटिव आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। इन्वर्ट ऑल बिट्स टू द रिजल्ट, एड 1 टू द रिजल्ट, सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम 0, डिवाइड द रिजल्ट बाय -1। तो देखो यार आप अभी तक काफी सारी चीजें पढ़े होंगे बुलियन अलजेब्रा में, डिजिटल लॉजिक में, या फिर और भी जो काफी सारे कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं उसमें। तो ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम 0, कोई रिजल्ट आ रहा है उसको आप 0 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा है अपने करियर में। मैं डिप्लोमा किया हूँ, बीटेक किया हूँ, काफी साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, काफी साल तक मैंने जॉब किया है, फिर भी मैंने कभी भी ऐसा कंसेप्ट नहीं पढ़ा है कि 0 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको मैं काट दूंगा। डिवाइड द रिजल्ट बाय -1, इसका क्या मतलब है? -1 से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसको काट दो। हम लोग क्या करते थे, देखो अगर कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर है, नंबर उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते थे। जैसे मानो कोई नंबर है, बाइनरी नंबर मान लो, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालते थे। हम लोग क्या करते थे, उसको फ्लिप कर देते थे। 1 का 0, 0 का 1 मतलब पलट देते थे। हम लोग क्या करते थे, इसको पलट देते थे। और अगर 2's का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता था तो मैं क्या करता था, +1 करता था। जो इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है उसमें हम लोग 1 ऐड करते थे। राइट, मतलब इन दोनों प्रोसेस को हम लोग करते थे। 1's कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेटिव आ गया, 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब पॉजिटिव आ रहा है। राइट, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, इन्वर्ट ऑल द बिट्स इन द रिजल्ट, यस इसको करते थे। और उसके बाद हम लोग ऐड 1 टू द रिजल्ट। देखो ये जो ऑप्शन है आधा अधूरा है, इसको ऐसे लिखना चाहिए, इन्वर्ट ऑल द बिट्स इन द रिजल्ट एंड ऐड 1 टू द रिजल्ट। इस सारा एक ही ऑप्शन में रहना चाहिए, क्योंकि एक ऑप्शन में नहीं है तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। राइट, अगर एक ऑप्शन में दोनों चीजें लिखी रहती तो मैं करेक्ट मान लेता। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आंसर मारूंगा कि इन्वर्ट ऑल बिट्स इन द रिजल्ट, पहले बिट्स को इन्वर्ट करूंगा और फिर उसमें 1 ऐड करूंगा, तब जाके मेरा सटीक आंसर आएगा। तो यही चीज मैंने यहां लिख दिया है, इसको पहले समझो। इन्वर्ट ऑल द बिट्स इन द रिजल्ट, ये हमारा आधा सही है, हाफ करेक्ट। गिव्स 1's कॉम्प्लीमेंट बट नॉट फुल 2's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यार अगर मैं इन्वर्ट कर दूंगा तो 1's का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, वो भी तो नेगेटिव में ही आ गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब उसमें +1 करना पड़ेगा। अगर मैं +1 करूंगा तब जाके मेरा एक्चुअल आंसर आएगा जो हमें चाहिए। अगर मैं ऐड 1 कर दूंगा तो क्या होगा, ओनली वर्क्स आफ्टर इन्वर्टिंग। अगर मैं इन्वर्ट कर रहा हूं तब मैं 1 ऐड करता हूं। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास बाइनरी नंबर दिया गया है और मैं डायरेक्ट उसके जो LSB है उसमें 1 ऐड कर दूं, ऐसा नहीं होगा। राइट, ओनली वर्क्स आफ्टर इन्वर्टिंग बाय इटसेल्फ इट्स इनकम्प्लीमेंट, बिना इन्वर्ट के हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस केस में मैं दोनों के साथ जाऊंगा। आप लोग अब अगर मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट और सारी चीजें बताई हैं, डिजिटल लॉजिक और बुलियन अलजेब्रा वाला वीडियो, तो आपको काफी सारी चीजें यहाँ समझ में आ रही होंगी। और नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। चैनल पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम 0 ऐसा कुछ नहीं होता है, डिवाइड द रिजल्ट बाय -1 ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको काट दो। नेक्स्ट, which alphanumeric code is most used for representing text characters in English and many other languages in the computer system। तो देखो जो ग्रे कोड है मैंने आपको बताया था कि 4 बिट बाइनरी नंबर है, तो इसको मैं काट दूंगा क्योंकि यहाँ बोला है इंग्लिश वाले कैरेक्टर्स यानी अल्फा न्यूमेरिक, यहाँ अल्फा न्यूमेरिक बोला है। राइट, इसको तो मैं ऐसे ही काट दूंगा। जो XS3 कोड है ये भी हमारा कोडिंग वाला ही नंबर है, तो इसको मैं काट दूंगा क्योंकि इसमें अल्फा न्यूमेरिक नहीं होता है। जो EBCDIC होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडिंग, ये जो नंबर होता है ये भी हमारा अल्फा न्यूमेरिक टाइप का नहीं होता है, तो इसको भी मैं काटूंगा। तो हमारा एक्चुअल आंसर होता है वो होगा यूनिक कोड। यूनिक कोड क्या है, ये जैसे आप ऐसे देखते होंगे, जैसे आप देखते होंगे किसी भी नंबर का जो हमारे पास नंबर है उसका कुछ कोड असाइंड है। राइट, तो यहाँ देखो सबसे पहले ये जानो जो EBCDIC होता है इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाएगा। डायरेक्ट एग्जाम में फुल फॉर्म आ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। याद करो, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसको करना है याद, इसको क्या करना है, याद करना है। अब देखो जो EBCDIC होता है वो क्या होता है, ओल्ड IBM मेनफ्रेम कोड लिमिटेड टू 256 कैरेक्टर्स, ये आंसर नहीं होने वाला है। यूनिकोड क्या होता है, वाइडली यूज्ड मॉडर्न स्टैंडर्ड सपोर्टिंग मेनी लैंग्वेज एंड सिंबल्स। ठीक है, XS3 कोड क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। मैंने आपको पहले बताया था कि बाइनरी कोडेड है
और इस सिर्फ हमारा डेसिमल कोड है, तो इसको मैं काटूंगा। यूज फॉर न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन नॉट टेक्स्ट, ये न्यूमेरिक के लिए नहीं होता है। और जो ग्रे कोड होता है इसको तो मैंने आपको बताया ही है कि ये न्यूमेरिक के लिए नहीं। तो इस केस में जो हमारा आंसर है यूनिकोड हो जाएगा। आपको इसको अच्छे से समझ लेना है, बुझ लेना है और याद कर लेना है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रे कोड इक्विवेलेंट टू द बाइनरी कोड। तो हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, जैसे 0011 बोला है कि नहीं जी, एक मिनट में गलती क्वेश्चन बता दिया, ये है। इसको पहले मैं इरेजर से इरेज करता हूँ और फिर से मैं मार्क कर लेता हूँ। यह है 0100, ये हमारा बाइनरी दिया है। बाइनरी बाइनरी किस में कन्वर्ट करना है, ग्रे में। तो देखो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि यार क्या होता है कि बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी, एक क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग है कि जब बाइनरी से ग्रे रहता है तो हम लोग ग्रे से बाइनरी कर देते हैं, और जब ग्रे से बाइनरी रहता है तो बाइनरी से ग्रे कर देते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि करना कैसा है, राइट। तो मैं आपको एक रामबाण तरीका बता रहा हूँ, प्लीज इसको ध्यान से सुनो और इसको याद करो। मैं क्या बताया हूँ, देखो बी और जी में पहले कौन आता है, बी और जी। अगर इंग्लिश का जो अल्फाबेट है इसमें से पहले कौन आता है, तो आप बोलोगे सर जो बी है वो पहले आता है, बी पहले आता है, जी बाद में आता है। तो अगर बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना होगा तो जो ए वाला है ऊपर, इसको पहले लिखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो। बाइनरी से ग्रे करना है, तो अगर ग्रे से बाइनरी करना है, यहाँ देखो जैसे 0100, अगर ग्रे से बाइनरी करना है, ग्रे से बाइनरी, तो क्या करना है, इसको पहले यहाँ लिखना है और इसको ले जाना है यहाँ, इसको यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ जो आएगा इसको यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ जो आएगा इसको यहाँ ले जाओ। ध्यान समझो, बी पहले आता है, पहले, तो जो पहले आ रहा है पहले, उसको पहले लेके आओ, पहले उसको पहले लेके आओ, उसको पहले लेके आओ। ग्रे मतलब होता है बाद में, जी पहले आ रहा है तो जो बाद में है उसको इधर लेके आओ, बाद वाले को। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा ट्रिक समझ में आया होगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको आया होगा। मैं क्या बोला हूँ, मैं बोला हूँ यार कि हमारा बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना है, बाइनरी हमारा पहले आता है, मतलब बी पहले आता है, बी और जी में पहले कौन आता है, बी। जब बाइनरी से ग्रे करना है तो ऊपर वालों को लेकर आओ, ये हमारा पहले है, पहले वाले को लेकर आओ, पहले वाले को यहाँ नीचे लेके आओ। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको मैं एज इट इज उतारता हूँ, और बाकी जो एलिमेंट बचता है, जो एलिमेंट है उसको इसके नीचे ले जाऊंगा और इसका जॉर ऑपरेशन करूंगा, जॉर। तो 10 क्या हो जाएगा, 10 क्या होगा 1, फिर यहाँ जाएगा तो 10 क्या होगा 1, 0 क्या होगा 0, मतलब 0110। इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0110, मतलब सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर बाइनरी से ग्रे करना है तो ऊपर वाला साइड में आएगा, ये जो ऊपर वाला है इसको यहाँ लाएंगे, पहले आ रहा है। और अगर ग्रे से बाइनरी ले जाना है तो पहले मैं इसको उतार दूंगा, और जो यहाँ है इसको यहाँ ले जाऊंगा 1, फिर 1 यहाँ है 1, फिर 1 यहाँ है तो 101, ऐसे हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप प्लीज इसको ध्यान से समझो। और जो मेरा डिजिटल लॉजिक का वीडियो है, डिजिटल लॉजिक एंड बुलियन अलजेब्रा, 2 घंटे का वीडियो है, आप उसको देख लो। उसमें मैंने काफी सारे डिजिटल लॉजिक और बुलियन अलजेब्रा के कंसेप्ट समझा दिए हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। उस 15 के 15 वीडियोज को आप देख डालो, फिर देखो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, राइट। नेक्स्ट, इन अ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम व्हाट डज द एड्रेस बस फैसिलिटेट। अगर माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम है तो हमारा एड्रेस बस क्या करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। क्या जो कम्युनिकेशन है सीपीयू और मेमोरी के बीच करता है, बिल्कुल सही बात है। जो एड्रेस बस है, एड्रेस बस वो कम्युनिकेशन करता है सीपीयू और मेमोरी के बीच, ठीक है। जो कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस के बीच में जो होता है उसको क्या करता है, डेटा बस, इसको करता है डेटा बस। कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइसेस, इसको भी यही करता है, डेटा बस या फिर इनपुट आउटपुट बस। कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी और इनपुट से डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ समझो, पहला हमारा क्या है, करेक्ट क्यों है, एड्रेस बस कैरीज मेमोरी एड्रेस, ठीक है। यूजुअली हैंडल बाय डेटा एंड कंट्रोल बस, मैंने क्या बताया, डेटा बस इसको करता है और इसको कंट्रोल बस भी करता है। तो आप क्या करो, अगर सीपीयू और इनपुट डिवाइसेस में हो रहा है, सीपीयू और आउटपुट डिवाइसेस में हो रहा है, तो ये हमारा डेटा और कंट्रोल बस करता है। अगर सीपीयू और मेमोरी के बीच में हो रहा है, सीपीयू और मेमोरी, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा होगा क्या, एड्रेस बस। सीपीयू और मेमोरी एड्रेस बस, सीपीयू और इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा डेटा बस या फिर कंट्रोल बस। और डायरेक्ट मेमोरी और इनपुट हो रहा है तो उसमें कोई भी बस नहीं है, कोई बस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो मेमोरी और इनपुट डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन करा दे, राइट। नेक्स्ट, विच कंपनी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर, द इंटेल 4004। यहाँ देखो इंटेल लिख ही दिया है, इंटेल लिख दिया और पूछ रहा है कौन कंपनी बनाया।
देख रहा है कितना गाधा वाला सवाल है। यहाँ इंटेल लिख दिया है और पूछ रहा कौन कंपनी इसको बनाया। जब इंटेल यहाँ लिखा है तो इंटेल नहीं बनाया होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटेल। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। जो IBM में इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एक क्या है? नोन फॉर मेन फ्रेम्स नॉट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। मोटरोला क्या है? फेमस फॉर अदर प्रोसेसर्स लाइक 6800 सीरीज बट नॉट द फर्स्ट। इंटेल क्या है? आपको इसके बारे में पता चल गया। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट क्या है? नोन फॉर कैलकुलेटर्स एंड चिप्स नॉट फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वो इंटेल के द्वारा बनाया गया, बाकी सारी कंपनियां फेल है इसके सामने। नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट द कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश ऑफ ए वेरिएबल इज इक्वल टू डैश ऑफ देयर इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स। देखो जो डी मॉर्गन्स थे, डी मॉर्गन्स जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दो नियम दिया, दो थ्योरम दिया, फर्स्ट थ्योरम और सेकेंड थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम क्या था कि अगर दो नंबर है तो दो नंबर का जो एंड है, एंड का जो कंप्लीमेंट है उसके इंडिविजुअल नंबर के कंप्लीमेंट के सम के बराबर होगा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जो दूसरा थ्योरम था क्या था? दूसरा थ्योरम ये था कि जो दो नंबर है उसके कंप्लीमेंट का सम दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के कंप्लीमेंट के बराबर होगा, राइट। तो ये था थ्योरम, मतलब a इंटू बी का कंप्लीमेंट बराबर a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट, ये फर्स्ट थ्योरम था। और एंड के लिए हम क्या करते हैं, जो डॉट है उसको n से डिनोट करते हैं और जो हमारे पास प्लस है उसको और से, मतलब पहले एंड बाद में और, पहले एंड बाद में और, पहले और नहीं, पहले एंड नहीं, पहले नॉट नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। देखो बहुत सारे लोग इसको गलती बता देते हैं, तो आप ध्यान समझो। मैंने क्या बताया? फर्स्ट थ्योरम क्या है? फर्स्ट थ्योरम है कि a इंटू बी का कंप्लीमेंट बराबर a कंप्लीमेंट प्लस b का कंप्लीमेंट। दूसरा थ्योरम क्या है? a कंप्लीमेंट प्लस b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a इंटू बी का होल कंप्लीमेंट, राइट। इसको क्या बोलते हैं? एंड और। अब ध्यान समझो, एंड और क्या है? करेक्ट अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम मैंने आपको यहाँ बता दिया, फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम मैंने आपको यहाँ बता दिया है, राइट। अब देखो नेन और ऐसा कुछ नहीं होता है, एग्जिस्ट इसमें नहीं करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ट्रेड ऑफ इन द टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ? बोला कि ट्रेड ऑफ क्या होता है। तो देखो मैंने आपको जो अपना एल्गोरिथम्स का वीडियो बनाया है उसमें बहुत बेहतर तरीका से मैंने ट्रेड ऑफ के बारे में बताया है और काफी सारे मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं ट्रेड ऑफ से रिलेटेड। तो ट्रेड ऑफ क्या होता है? एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी काम को, किसी भी एल्गोरिथम को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसको कम से कम टाइम लेने की हम कोशिश कराते हैं कि कम से कम टाइम ले, भले ही स्पेस थोड़ा ज्यादा लग जाए। हम क्या करते हैं, किसी एल्गो का अगर सॉल्व कराना तो हम बोलते हैं यार भले तुम थोड़ा स्पेस ले लो, स्पेस तुम थोड़ा ज्यादा ले लो, लेकिन टाइम कम लो, तुम्हें एकदम टाइमली एग्जीक्यूट होना है। उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड ऑफ। रिड्यूसिंग बोथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों नहीं घट सकता एक साथ, ये गलत बात है। इंक्रीजिंग बोथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी साइमल्टेनियसली, दोनों को बढ़ा देंगे तो ट्रेड ऑफ क्या है? लगाओ। इंप्रूविंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या बोला है कि भले ही स्पेस तुम ले लो, भले तुम ज्यादा स्पेस ले लो, लेकिन टाइम कम लगना चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी टाइम की कम होनी चाहिए। इंप्रूविंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये इसका इनवर्स है, इसका इनवर्स है, एक गलत बात है, इसको काट दो। आंसर क्या हो जाएगा? सी। विच प्रॉपर्टी ऑफ बिग ओ नोटेशन states that if function f of n is omega of g of n, then k into f of n is omega of g into n for any positive constant k। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट देखूंगा और मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या ट्रांजिटिविटी होता है, एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, और मुझे एक चीज साफ साफ दिख रहा है कि जो k, जो हमारा कंस्टेंट है, जो पॉजिटिव कंस्टेंट k है, उसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है f ऑफ n के साथ। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया है तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं तुरंत मल्टीप्लाई मारूंगा। मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई को टिक कर दूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि अगर कौन सा प्रॉपर्टी है जो बिग ओ नोटेशन को स्टेट करता है कि अगर f ऑफ n है, वो हमारा उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी a है, ओमेगा ऑफ g ऑफ n, तो अगर k को इंटू कर देते हैं इस f ऑफ n में, अगर k को मैं इंटू कर रहा हूं, अगर मैं k को इंटू कर रहा हूं तो क्या एडिशन हो जाएगा? नहीं। क्या रिफ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा? नहीं। क्या ट्रांजिटिविटी हो जाएगा? नहीं। अगर मैं इंटू कर रहा हूं तो मल्टीप्लिकेशन होगा, सिंपल सी बात है, राइट। नेक्स्ट, अब इसको पढ़ो ध्यान से। बोल रहा है ट्रांजिटिविटी कब होगा? इफ f ऑफ n इज o ऑफ gn
एंड जी एन इज इक्वल टू ओ ऑफ एच एन, देन एफ एन इज इक्वल ओ ऑफ एच एन। ये बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आया, ऐसे समझो जैसे अगर ए इक्वल टू बी के हैं, ठीक है, और बी इक्वल टू सी के हैं, ध्यान समझो, अगर ए बी के बराबर है लेकिन जो बी है वो सी के बराबर है, तो क्या जो ए है वो सी के बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ध्यान समझो ध्यान से, जो ए है ए वो बी के बराबर है, जो ए है बी के बराबर है, बी के जो ए है बी के बराबर है और जो बी है वो सी के बराबर है, तो इनडायरेक्टली ए और सी बराबर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी, कि अगर एफ ऑफ एन बराबर है जी ऑफ एन के, ओ ऑफ जी एन के, और जो जी एन है ए वाला ये इसके बराबर है, मतलब जो एफ एन है वो इसके बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, यही तो बोल रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। एडिशन क्या होगा? अगर मैं ओ ऑफ एफ एन प्लस जी एन ऐड कर रहा हूँ तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? इन दोनों का जो मैक्सिमम है, इन दोनों का मैक्सिमम, अगर दो चीज को मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? उन दोनों का मैक्सिमम। जैसे मैंने आपको बताया था, जो मेरा एल्गोरिथम वाला वीडियो है 3n² प्लस 5n प्लस 4, ऐसे हमने अलग अलग एल्गोरिथम्स को ऐड किया है, मान लो अलग अलग हमने ऐड किया है, तो इसका जो अपर बाउंड मैक्सिमम क्या है? n², तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ओ ऑफ n² हो जाएगा, n थोड़ी हो जाएगा। अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो जो मैक्सिमम उसका ऑर्डर है, जो मैक्सिमम पावर है, वो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? k इंटू एफ एन इज ओ ऑफ जी एन, इफ एफ एन इज ओ ऑफ जी एन कंस्टेंट इसका बराबर है, तो क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है? एफ एन इज ऑलवेज ओ ऑफ एफ एन, और रिफ्लेक्स है कि हमेशा ओ ऑफ एफ एन ही होगा, जो इसका दिया रहता है, राइट। नेक्स्ट, द रिकरेंस इक्वेशन टी एन is equal to t into n by 2 plus 1 represents the time complexity of which algorithmic paradigm। बोल रहा है कि जो हमारे पास रिकरेंस रिलेशन दिया गया है वह किस एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको एल्गोरिथम वाले वीडियो में काफी ज्यादा रिकरेंस रिलेशन कराए थे, और मैंने आपको बता दिया था कि अगर n/2 हो तो आपको कुछ सोचना नहीं है, जैसे n/2 दिखे आपको तुरंत डिवाइड एंड कनकर टिक करना है, तुरंत मारना है डिवाइड एंड कनकर। क्या करना? डिवाइड एंड कनकर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा बाइनरी सर्च का, जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है उसका ये रिकरेंस रिलेशन है। अगर यहाँ n/2 और यहाँ अगर n रहता और यहाँ 2t रहता तो फिर हमारा हो जाता मर्ज सॉर्ट का, मर्ज सॉर्ट। क्योंकि यहाँ मर्ज सॉर्ट और बाइनरी सॉर्ट नहीं दिया है, सिर्फ उसके एल्गोरिथम का नाम दिया है कि डिवाइड एंड कनकर, तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ग्रीडी एल्गोरिथम गलत हो जाएगा, ब्रूट फोर्स तो काफी भयंकर होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा मैं ए के साथ जाऊंगा। और मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिहार स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी आपका डेट बढ़ चुका है और आपके पास मिल गया है अप्रॉक्स 20 डेज का टाइम, तो आप इस नोट्स को ले सकते हैं और जो मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया है उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ जितने PYQs हैं उनका डिटेल में सॉल्यूशंस इस पे मिल जाएगा, प्लस वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आपको सिर्फ 99 पे करना है, जो आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं होगा। आपके पास 20 दिन एक्स्ट्रा मिल गया है, 20 दिन में आप इस सेट्स को, नोट्स को काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। हालांकि मैं काफी बेहतर तरीका से यूट्यूब पर वीडियोज भी डाले हैं, लेकिन अगर आप नोट से ही पढ़ते हैं तो आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां से ले सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। काफी बेहतर तरीका से ऑर्गेनाइज है, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा, राइट। नेक्स्ट, मर्ज सॉर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम that uses divide and conquer paradigm, ठीक है। what is the time complexity of worst case scenario? तो देखो, जो मर्ज सॉर्ट होता है, वर्स्ट के सिनारियो हो, बेस्ट के सिनारियो हो, पता नहीं कोई सा भी सिनारियो हो, वो देता है O of n log n, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा n। O of n किसका होता है? ये होता है लीनियर सर्च का, लीनियर सर्च। O of n स्क्वायर किसका होता है? सॉर्टिंग एल्गोरिथम का होता है, सॉर्टिंग एल्गो। O of log n किसका होता है? ये होता है बाइनरी सर्च, binary search, right। next, if a problem A is NP complete, non-polynomial complete, and another problem B can also be reduced to a problem A in polynomial time, what can be said about the problem B? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा मुश्किल है। बोल रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम A है जो NP कंप्लीट प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम A है NP कंप्लीट, और दूसरा एक और प्रॉब्लम है B जिसको हम लोग प्रॉब्लम ए में रिड्यूस कर सकते हैं। देखो, जो प्रॉब्लम बी है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं प्रॉब्लम ए में, मतलब जैसा प्रॉब्लम ए है वैसे ही हम प्रॉब्लम बी को बना सकते हैं। ध्यान समझो, प्रॉब्लम ए हमारा एनपी कंप्लीट है, लेकिन जो प्रॉब्लम बी है उसको भी हम लोग प्रॉब्लम ए में रिड्यूस कर सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम में।
तो जो प्रॉब्लम बी है इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यही कहेंगे कि जो प्रॉब्लम ए है एनपी कंप्लीट, तो प्रॉब्लम बी भी एनपी कंप्लीट ही है। प्रॉब्लम बी इज आल्सो एनपी कंप्लीट, बिल्कुल सही बात है। अगर एनपी कंप्लीट नहीं है तो फिर मैं बी को ए में रिड्यूस कैसे कर पाऊंगा, नहीं करूंगा। अगर मैं बी को पॉलिनोमियल ए में रिड्यूस कर पा रहा हूं, प्रॉब्लम ए में रिड्यूस कर पा रहा हूं, इसका मतलब यही है कि जो प्रॉब्लम बी है वो भी हमारा एनपी कंप्लीट है। इसका डायरेक्ट आंसर होगा। ये सारे के सारे आंसर फर्जी हैं, इनको काट दो। इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम बी इज आल्सो एनपी कंप्लीट क्या मतलब है, इफ रिड्यूस्ड टू एनपी कंप्लीट ए एंड बी बिलोंग्स टू एनपी देन बी इज आल्सो एनपी कंप्लीट। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट थ्योरम है समझो। प्रॉब्लम बी इज पी, ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे, इनको काट दो। नेक्स्ट, हाउ मेनी एजेस आर रिक्वायर्ड फॉर ए ग्राफ विथ एन वर्टिसेस टू बी ट्राई कनेक्टेड हैव एट लीस्ट 3 बाई कनेक्टेड कंपोनेंट्स। बोल रहा है कि कितने एजेस हैं ग्राफ में जो एन वर्टिसेस उसमें हैं, उनको ट्राई कनेक्टेड ग्राफ बनाना है, एन वर्टिसेस हैं तो हैव एटलीस्ट 3 बाई कनेक्टेड कंपोनेंट्स, जिनमें कम से कम 3 बाई कनेक्टेड कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो देखो कभी भी हम लोग किसी भी ग्राफ को अगर उसको बाई कनेक्टेड बनाना है तो उसके जो नंबर ऑफ एजेस या फिर नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं उनसे हमें कुछ खास मतलब रहता नहीं है। इन दोनों से हमें कुछ खास मतलब नहीं रहता है कि कितने एजेस हैं कितने वर्टिसेस हैं। इनका जो यूज है सेकेंडरी है, प्राइमरी इनका यूज नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर एन दिया है तो मुझे नहीं पता कि कितना लगेगा, मुझे पता चलेगा ही नहीं, मैं डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यार सिर्फ वर्टिसेस से और एजेस से चीजें नहीं पता चलती हैं। अगर सिर्फ एज आपको पता है, वर्टिस पता है, फिर भी आप नहीं बता पाएंगे कि कितने इसमें चीजें लगेंगे। तो पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी में लिखा हूं, उसको पढ़ो। The number of edges and their arrangement graph structures significantly affect how many biconnected components a graph has. ठीक है, a tree with n-1 edges has no biconnected components। बोल रहा है अगर कोई ट्री है जिसमें n-1 एजेस हैं उसके पास कोई भी बाई कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं होगा। ए साइकिल विथ n एजेस इज बाई कनेक्टेड। अगर कोई साइकिल बन रहा है किसी ग्राफ में जिसमें n एजेस हैं वो बाई कनेक्टेड है। To have 3 bi-connected components, we need to carefully design the graph topology, not just count vertices and edges। बोल रहा है कि अगर मुझे ट्राई कनेक्टेड बनाना है, 3 बाई कनेक्टेड कंपोनेंट्स बनाना है, तो हमें ग्राफ के और भी काफी सारे जो मेथोडोलॉजी हैं, जो टोपोलॉजी हैं, उनको अध्ययन करने की जरूरत है, उनको देखने की जरूरत है, ना कि केवल वर्टिसेस और एजेस में काउंट कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितना। तो इस केस में मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, मैं तीनों को तुरंत काटूंगा और आंसर मार दूंगा कि मुझे पता चलेगा ही नहीं। राइट, नेक्स्ट, इन मल्टी स्टेज ग्राफ्स व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिमैलिटी। ये जो क्वेश्चन है मैंने पहले कराया हुआ है कि ऑप्टिमैलिटी क्या होता है। तो देखो आप ऐसे समझो, ऑप्टिमैलिटी को ऐसे समझो, ऑप्टिमल जो ऑप्टिमैलिटी है उसको आप क्या समझो, ऑप्टिमल। कोई भी एल्गोरिदम है या कोई भी प्रोग्राम है उसको आप ऑप्टिमल कब बोलोगे, उसको आप ऑप्टिमल तब बोलोगे जो कम से कम टाइम लगे। अगर टाइम और स्पेस की बात हो रहा है तो कम से कम टाइम ले और कम से कम स्पेस ले। राइट, अगर इसके अलावा किसी और चीज की बात हो रही है तो आप बोल सकते हैं कि कम से कम पैसा लगे, कम से कम खर्चा लगे। राइट, तभी ना उसको आप ऑप्टिमल बोलेंगे। अगर ज्यादा पैसा लग रहा है, ज्यादा खर्च लग रहा है, या फिर काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, काफी ज्यादा स्पेस लग रहा है, तो क्या आप उसको ऑप्टिमल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो ध्यान समझो, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी 2 स्टेजेस इज द वन विद फीवेस्ट एजेस। बोला जो शॉर्टेस्ट पाथ वह होगा 2 स्टेज के बीच में जिसके एजेस कम हैं। अच्छा, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी 2 स्टेजेस इज द वन विद द लोवेस्ट टोटल कॉस्ट। ओके, यहाँ तो पॉजिटिव पॉइंट मुझे दिखा। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी 2 स्टेजेस इज द वन विद द हाईएस्ट टोटल कॉस्ट। ये तो निगेटिव हो गया। हमें क्या चाहिए, कम से कम कॉस्ट चाहिए। ये तो हाईएस्ट कह रहा है, इसको काटो, तुरंत काटो इसको। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी 2 स्टेजेस इज द वन विद द मोस्ट वर्टिसेस। अगर ज्यादा वर्टिसेस है, ज्यादा वर्टिसेस है तो क्या शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा? नहीं, ज्यादा हो जाएगा, इसको काट दूंगा। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी 2 स्टेजेस इज द वन विद द लोवेस्ट टोटल कॉस्ट। सबसे कम से कम अगर खर्च लग रहा है तब मैं मानूंगा कि हमारा मल्टी स्टेज का जो ग्राफ है ये ऑप्टिमल है। और इस केस में जो हमारा आंसर है मैं बी को टिक करूंगा और बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। थ्रेडेड बाइनरी ट्री आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर विच टाइप ऑफ ट्रावर्सल। देखो जो थ्रेडेड होता है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, उसको डायरेक्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका जो आंसर होता है इन ऑर्डर होता है। मैं बता रहा हूं कैसे। इसका आंसर क्या होता है, इन ऑर्डर।
और जो इन ऑर्डर होता है किसी भी, अगर आप बाइनरी ट्री की बात करें, ट्री की बात करें, तो अगर आप किसी भी बाइनरी ट्री का अगर इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकालते हैं, इन ऑर्डर, तो ये डायरेक्ट आपको असेंडिंग ऑर्डर में मिलता है, असेंडिंग। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा बन जाएगा कि कौन से ऐसा ट्रावर्सल है जिसके हेल्प से अगर आप करते हैं तो आपको डायरेक्ट जो ट्री है आपको डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में मिलता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर। अब इसका आंसर एक ही होगा, समझो। ए थ्रेडेड बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री वेरिएंट वेयर null pointers typically set left or right child pointers are replaced with threads that point to the in order procedure or successor। इसमें क्या होता है कि जो इसके नल पॉइंटर्स होते हैं, जो हमारे पास जो थ्रेडेड बाइनरी ट्री होता है उसको थ्रेड से कनेक्टेड होता है, दूसरा कोई नोड नहीं होता है, कोई एज नहीं होता है, उसको थ्रेड से कनेक्ट होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझाने की कोशिश करूं तो जैसे हमारे पास ए बाइनरी ट्री है, राइट, और ए बाइनरी ट्री है, तो अगर जो ए बाइनरी ट्री इसका जो प्रीडिसर है या फिर सक्सेसर है, प्रीडिसर मतलब पहले वाला, सक्सेसर मतलब इसके बाद वाला, तो थ्रेडेड ऐसे थ्रेड से कनेक्टेड होता है, थ्रेड से मतलब धागा से, राइट, धागा से जैसे कनेक्टेड होता है एक एक करके। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। और इसको थ्रेडेड बाइनरी ट्री जो है आप डायरेक्ट याद करो कि इसका आंसर होता है इन ऑर्डर। इसको डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट एग्जाम बनेगा। और डायरेक्ट ये भी याद करना है कि अगर मैं इसका ट्रावर्सल करता हूं तो डायरेक्ट जो हमारा रिजल्ट आता है वो असेंडिंग ऑर्डर में आता है। नेक्स्ट, ए कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच, अगर हमारे पास जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है वो किस टाइप का बाइनरी ट्री है? ऑल नोड्स हैव द सेम वैल्यू, ऑल नोड्स हैव द सेम वैल्यू। देखो इस एक लेवल का बात नहीं कर रहा है, ये बोला जो सारे के सारे जो नोड्स हैं उनका वैल्यू एक समान है। अरे यार ट्री थोड़ी है, सारा जब वैल्यू एक ही रहेगा तो क्या मतलब, उसका कोई मतलब नहीं है, भगाओ उसको। ऑल लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल, ओके। ऑल इंटरनल नोड्स ऑफ द सेम डिग्री, जितने भी इंटरनल नोड्स हैं उनका डिग्री सेम होना चाहिए। इसको हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, इसको काटो। द लेफ्ट सब ट्री ऑफ ईच नोड हैज अ लार्जर हाइट देन द राइट सब ट्री, अगर लार्जर हाइट है और अगर एक इसका जो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का जो हाइट है वो मैक्सिमम अगर एक से डिफर है, एक से, तो इसको बोल देंगे बैलेंस्ड, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। ये तो नहीं होगा। इसका आंसर हमारा होना चाहिए ऑल लीफ नोड्स आर एट सेम लेवल और एंड एक्सेप्ट, आप ऐसे बोल सकते हैं एंड एक्सेप्ट लास्ट लेवल। और जो लास्ट लेवल होगा वो लेफ्ट टू राइट फिल होगा, लेफ्ट टू राइट फिल होगा। अगर ये जो स्टेटमेंट है इसमें अगर और ऐड रहता तो हमारा आंसर बी हो जाता। अगर इसमें ये जो स्टेटमेंट है ऐड नहीं है तो मैं आंसर कोई को भी नहीं मानूंगा। चारों के चारों जो ऑप्शन है इसमें गलत है। ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें जो लीफ नोड्स होते हैं वो सारे के सारे सेम लेवल पे हो सकते हैं एक्सेप्ट लास्ट लेवल के। लास्ट लेवल में क्या होता है कि जो हमारे लेफ्ट ओर से, लेफ्ट सब ट्री के तरफ से हमारे जो नोड्स होते हैं वो फिल होते हैं। राइट जो सब ट्री है उसमें अगर लास्ट नोड नहीं फिल है या फिर बराबर नहीं है फिर भी चलेगा, लेकिन बाकी जो सारे के सारे जो नोड्स हैं वो फिल होना चाहिए, सारे सारे लेवल फिल होना चाहिए एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। जो लास्ट लेवल है वो लेफ्ट टू राइट फिल होना चाहिए, राइट। इसको बोलते हैं हम क्या, कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसमें कोई भी ऑप्शन सटीक नहीं है, लेकिन सटीक नहीं है और इसमें से कोई एक को सिलेक्ट करना है तो आप बी के साथ ही जाओगे क्योंकि इसमें आधा अधूरा ज्ञान लिखा है। तो पढ़ो यहाँ, जो फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? एवरी नोड हैज आइदर 0 या फिर 2 चिल्ड्रन, सही बात है। परफेक्ट क्या होता है? ऑल लेवल्स फुल्ली फिल्ड, ऑल लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल, ऑल लीफ नोड्स आर द सेम लेवल। अगर सिर्फ इतना लिखा है ऑल लीफ नोड्स आर द सेम लेवल तो हो जाएगा क्या, परफेक्ट बाइनरी ट्री। कंप्लीट क्या होता है? ऑल लेवल फिल्ड्स एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट विच इज फिल्ड राइट टू लेफ्ट। देखो इसमें बोला सारे जो लेवल होगा फिल होगा, सारे लेवल फिल होगा, लेकिन अगर लास्ट वाला जो लेवल है वो फिल नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिल वो भी होगा तो लेफ्ट से राइट तक की तरफ, उसको बोलेंगे कंप्लीट। तो कंप्लीट को यही थोड़ा सा हमें दिखा रहा है। और जो बैलेंस्ड है, हाइट डिफरेंसेस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री लेस देन इक्वल टू 1 मे रिजेंबल्स ट्री, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर देखने को हमें मिल जाएगा। तो एक चीज आप और कर सकते हैं, जैसे मानो देखो अगर इसमें आधा अधूरा लिखा है, इसमें आधा अधूरा लिखा है, ठीक है, और जो हमारा जो डी है वो इसमें हाइट की बात कर रहा है, इसको आप बैलेंस मार सकते हो, बैलेंस ट्री इसको आप बना सकते हो कि अगर एक से इसका हाइट कम है, जैसे मैंने आपको बताया है मैक्सिमम 1 होना चाहिए, तो आप इसको बैलेंस मान सकते हो। लेकिन इस चारों में अगर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप खुद बताओ ऑप्शन क्या होगा। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी होना, ऑप्शन बी होगा, बी जिसको मैंने टिक मारा है, क्योंकि इसमें आधा अधूरा लिखा है
इस पार्ट को नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आधा अधूरा लिखा है तो आधा को मैं सही मानूंगा, तो बी की तरफ मैं जाऊंगा। नेक्स्ट, विच कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक इन्वॉल्व्स प्लेसिंग कोलाइडेड एलिमेंट्स इन द नेक्स्ट अवेलेबल एम्प्टी स्लॉट इन हैश टेबल। इसको क्या बोलते हैं, देखो काफी आसान इसका है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे प्रोबिंग टेक्निक्स होती हैं, जैसे लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, राइट। तो जैसे मानो कि अगर कोई एलिमेंट है, ध्यान समझो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एलिमेंट है जैसे 3 6 9 15 18। जैसे एलिमेंट 3 है, 3 उसको रहना है 1 पे, जो एलिमेंट 6 है उसको रहना है जैसे मान लो कि 2 पे, और जो एलिमेंट 9 है, जो एलिमेंट 9 है उसको भी रहना है 2 पे। जो एलिमेंट 9 है इसका मान लो इंडेक्स वैल्यू 2 है तो 2 पे रहेगा। जो इंडेक्स 9 है, इंडेक्स जो एलिमेंट 9 है, 9 इसका इंडेक्स वैल्यू 2 है और तो 2 पे रहना चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ अब जाके विजिट कर रहा है तो देख रहा है यार कि जो 2 है पहले से छेका गया है, जो 2 है इसको पहले से किसी ने मतलब इसको एक्वायर कर लिया है। जो इंडेक्स नंबर 2 है इसको पहले से कोई एलिमेंट क्या किया, एक्वायर कर लिया है। तो उस केस में क्या करेगा, लीनियर प्रोबिंग की हेल्प से क्या होता है कि उसके बाद जो जगह खाली है, कोई सा भी जगह खाली हो, जैसे मानो कि जो 9 है और इंडेक्स 2 पे है और यहाँ भी कुछ कुछ एलिमेंट जैसे 1 3 5 कुछ कुछ एलिमेंट भरा हुआ है, तो इसके बाद जो भी इंडेक्स खाली होगा, जो भी इंडेक्स जैसे 6 इंडेक्स खाली है तो 9 यहाँ आ जाएगा। इसको बोलते हैं लीनियर प्रोबिंग, कि लीनियरली सर्च करो। प्रोबिंग मतलब पूरा छानबीन करना, खोजना, ऐसे समझो। प्रोबिंग मतलब क्या होता है, छानबीन करना, खोजना, कि इसके बाद जो सीट खाली है उस पे जो हमारा एलिमेंट है वो जाकर बैठेगा, क्योंकि उसका भले ही सीट रिजर्व क्यों नहीं हो, अगर दूसरा एलिमेंट उसको एक्वायर कर लिया है तो उसको जो भी नेक्स्ट पॉसिबल उसको जगह मिलेगा उस पे जाएगा। तो जो लीनियर प्रोबिंग होता है इस केस में क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट अवेलेबल एम्प्टी स्लॉट खोजते हैं और फिर उसमें जाते हैं। तो लीनियर प्रोबिंग इस केस में आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इंडेक्स्ड सॉरी इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल सर्च इज एन इंप्रूवमेंट ओवर सीक्वेंशियल सर्च दैट इज। मैं पहले पानी पी लेता हूं, मेरे को बोल रहा है, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल सर्च इज एन इंप्रूवमेंट ओवर सीक्वेंशियल सर्च दैट इज। जो इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल सर्च है वह एक इंप्रूवमेंट है सीक्वेंशियल सर्च के ऊपर। जैसे मान देखो, जो सीक्वेंशियल सर्च है और जो इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल सर्च है, तो बोल रहा है जो इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च है वो जो सीक्वेंशियल सर्च है उससे बेहतर है। मतलब ए बेहतर है, ए क्यों बेहतर है, किसके वजह से, लिंक लिस्ट फॉर एफिशिएंट सर्चिंग, एरे फॉर एफिशिएंट सर्चिंग, हैशिंग फॉर एफिशिएंट सर्चिंग, बीएसटी फॉर एफिशिएंट सर्चिंग। एफिशिएंट सर्च हम कब कर पाएंगे, और यहाँ इंडेक्स भी लिखा है, इंडेक्स्ड जब यहाँ लिखा है और हमें एफिशिएंट सर्च करना है तो मैं सिंपली एरे का यूज करूंगा, एरे। क्योंकि यार एरे क्या होता है, इंडेक्स्ड बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है, 0 1 2, मैं डायरेक्ट किसी भी चीजों को सर्च कर पाऊंगा, राइट। एरे क्या होता है, इंडेक्स्ड बेस्ड होता है। तो मैं हैशिंग को काट दूंगा, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा, बीएसटी यहाँ होगा नहीं, लिंक लिस्ट काफी मुश्किल काम करता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी। इंडेक्स का बात है, इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च की बात है, तो एरे हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि एरे में भी हमारा क्या होता है, इंडेक्स होता है जो काफी एफिशिएंटली चीजों को करेगा, राइट। नेक्स्ट, इन द टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम विथ एन डिस्क, हाउ मेनी मूव्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। टावर ऑफ हनोई अगर प्रॉब्लम है जिसमें एन डिस्क है तो कितने मूव्स चाहिए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसका तो डायरेक्ट आपको याद करना पड़ता है 2n-1, 2n-1 डायरेक्ट मूव चाहिए, इसको कर लो याद। एक क्वेश्चन जैसे आएगा आपको इसको याद करना है, 2n-1 डायरेक्ट इसको मारना है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 2n-1 होता है। इसको कर लो याद, इसको क्या करना है, इसको याद करना है, इसको याद कर लो, बहुत ज्यादा काम करेगा, राइट। नेक्स्ट, और ये डायरेक्ट गलती लिख दिया ऐसे, यहाँ n लिखा है, यहाँ 2n-1 ऐसे होगा, 2n-1 2n-1 ऐसे, 2n-1 लिखा है, ये गलत है, ऐसे होगा। Which of the following is not a common example of abstract data type? कौन एग्जाम्पल नहीं है, तो मुझे तुरंत इंटीजर दिख गया। इंटीजर क्या है, ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव। जो स्टैक है, जो क्यू है, जो लिस्ट है, ये तीनों क्या है, ये तीनों है एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन जो इंटीजर है वो क्या है, प्रिमिटिव। तो बोला कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटीजर।
आंसर क्या होगा, इंटीजर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू क्या होता है भाई, देखो क्यू क्या होता है कि इसमें हम लोग जो एलिमेंट्स होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। जो एलिमेंट अगर मानो 5 यहाँ पहले आया तो पहले निकलेगा, फिर एलिमेंट यहाँ 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। इधर से एलिमेंट को हम डालते हैं रियर से और फ्रंट से एलिमेंट को निकालते हैं। जो बेसिक क्यू होता है उसमें इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मानो डबल एंडेड क्यू यानी डी क्यू होता है, राइट। तो उसमें हम लोग दोनों तरफ से एलिमेंट को डाल सकते हैं और दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। तो हमारा फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बोल रहे किसके हेल्प से जो हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। तो हमारा क्या होगा, सिंगल लिंक लिस्ट इसका आंसर होता है। सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है कि इसमें जो हमारा एलिमेंट्स होता है, जैसे एक फ्रंट हमें चाहिए, एक रियर एलिमेंट चाहिए। फ्रंट में हम क्या करते हैं, जो हमारा एलिमेंट्स होता है उसको हम निकालते हैं, रियर में क्या करते हैं, इसको इनक्यू करते हैं, मतलब एलिमेंट्स को डालते हैं। तो सिंगल लिंक लिस्ट इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है। ए क्यू फॉलो द फीफो प्रिंसिपल, मैंने पहले बता दिया है। एलिमेंट्स आर एडेड एट द रियर, एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट, मैंने आपको पहले बता दिया है, राइट। तो सिंगल लिंक लिस्ट काफी तगड़ा है। बेसिक जो हमारा क्यू है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर डी क्यू को इंप्लीमेंट करना होगा, डी क्यू को इंप्लीमेंट करना होगा, तब आप जा सकते हैं डबली लिंक्ड लिस्ट के तरफ। अभी हम बेसिक जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है उसको इंप्लीमेंट करना है, तो मैं सिंगल लिंक्ड लिस्ट की तरफ जाऊंगा। विच स्टोरेज एलोकेशन strategy allocate the largest available block of memory to a process ensuring that the remaining space is maximized। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बेसिक चीज। अगर ज्यादा स्पेस लग रहा है, ज्यादा स्पेस, अगर कम स्पेस लग रहा है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, यहाँ स्मॉलेस्ट लिखता हूँ, स्मॉलेस्ट स्पेस, कोई भी आप एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट कर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, अगर ज्यादा स्पेस लग रहा है तो क्या आप उसको बेहतर बोलोगे या फिर घटिया बोलोगे। और कम स्पेस लग रहा है तो उसको आप अच्छा बोलोगे या फिर बुरा बोलोगे, खराब बोलोगे। तो ज्यादा स्पेस लगेगा तो उसको मैं वर्स्ट बोलूंगा कि अरे यार काफी खर्चा हो गया, काफी ज्यादा जगह लग रहा है, उतना जगह मैं कहाँ से लाऊं। कम जगह लग रहा है मतलब बहुत अच्छा है, ये क्या है, बहुत अच्छा है, बेस्ट। तो यहाँ बोला लार्जेस्ट अवेलेबल ब्लॉक, ज्यादा अगर आपको ब्लॉक चाहिए तो क्या हो जाएगा, वो वर्स्ट फिट हो जाएगा। अगर ज्यादा आपको स्पेस चाहिए तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा वर्स्ट फिट, राइट। क्या हो जाएगा, वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट, बेस्ट फिट क्या होता है, कम स्पेस लगे, स्मॉलेस्ट स्पेस, तो हो जाएगा बेस्ट फिट। फर्स्ट फिट क्या हो जाएगा, फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट। अगर मानो कोई स्लॉट है और पहला जो अवेलेबल है उसको मिल जाए, उसको बोलते हैं फर्स्ट फिट। इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो। बेस्ट फिट क्या है, स्मॉलेस्ट ब्लॉक। वर्स्ट फिट क्या है, लार्जेस्ट ब्लॉक। फर्स्ट फिट क्या है, फर्स्ट ब्लॉक। नेक्स्ट बिट क्या है, सिमिलर टू फर्स्ट फिट बट कंटिन्यू सर्च फ्रॉम द लास्ट एलोकेटेड पोजीशन, लास्ट से इसको सर्च करते हैं। नेक्स्ट, in multi-programming with fixed partition, if a process requires more memory than it's available in a partition, then it may lead to, तो क्या कर सकता है, अगर उसका ज्यादा मेमोरी चाहिए जितना उसको जरूरत है उससे, क्या डेड लॉक कर देगा। डेड लॉक, एक मिनट पहले मैं लैपटॉप को चार्ज लगा लूं। क्या वो डेड लॉक कर देगा, नहीं, डेड लॉक नहीं करेगा। डेड लॉक कब करता है, डेड लॉक करता है जब एक ही रिसोर्स हो, मान लो रिसोर्स है और मल्टीपल प्रोसेस एक साथ इसको यूज करना चाहे, तो क्या हो जाएगा, डेडलॉक। इतना ही करेगा। स्टार्वेशन क्या होता है, स्टार मतलब भूख लगना, मतलब ये रिसोर्सेज के डिमांड में, उनको रिसोर्स चाहिए, स्टार हो गए हैं, इसको भी काट दो। प्रायोरिटी इन्वर्जन, प्रायोरिटी क्या होता है, प्रायोरिटी क्या होता है, मतलब प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना। प्रायोरिटी इन्वर्जन मतलब उसका उल्टा कर दो, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है। मतलब क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जैसे मानो हमारे पास कुछ मेमोरी है, उसमें कुछ मेमोरी हमारे पास उतना मेमोरी है, उससे ज्यादा हमें जरूरत है, तो हम क्या करता है, मेमोरी हमारा फ्रेगमेंटेशन इसको कहते हैं। इन मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशन, इफ अ प्रोसेस रिक्वायर्स मोर मेमोरी देन इट्स अवेलेबल, तो ये हो जाता है फ्रेगमेंटेशन। और हमारे पास दो टाइप्स के फ्रेगमेंटेशन होते हैं, एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। जैसे एग्जाम्पल से मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, जैसे मानो हमारे पास ये मेमोरी है, मेमोरी इसमें से कुछ हमारा स्पेस यहाँ यूज हो गया है, ए यूज हो गया है और ए यूज हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा देखो, ए खाली रह गया, ए खाली रह गया, तो ये हमारा क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और जो फ्रेगमेंटेशन होता है इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, कॉम्पैक्शन की हेल्प से। कॉम्पैक्शन एक ऐसा टेक्निक है, कॉम्पैक्शन। उसमें क्या करते हैं, जो हमारा अवेलेबल ए स्पेस है, ए स्पेस और ए स्पेस,
इस स्पेस को हम लोग एक साथ लेके आते हैं, एक साथ। अगर एक साथ ला दिए तो जो हमारा मेमोरी है अब इसको कोई भी प्रोसेस यूज कर सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ 2 MB खाली था और यहाँ 2 MB खाली था, जो खाली था वो 2 MB का था, राइट। जो यहाँ खाली था वो भी 2 MB का था, जो यहाँ खाली था वो भी 2 MB का था, और जो हमारा प्रोसेस पहले चाहिए था वो 4 MB का आ रहा था। तो पहले आ रहा था, यहाँ तो फ्रेगमेंटेड कर दिया, यहाँ तो फ्रेगमेंट कर दिया था, यहाँ 2 MB बचा था, यहाँ 2 MB, और जो 4 MB का प्रोसेस आ रहा था उसको यूज नहीं कर पा रहा था। तो कंपैक्शन से क्या हुआ है कि जो हमारे पास अवेलेबल स्लॉट्स हैं उसको पकड़ के तुम एक साथ ला दिए हो, अब 4 MB का बच गया, तो अब कोई भी प्रोसेस आएगा 4 MB का तो तुम उसको वहां डाल दोगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, 4 MB का हो जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो, डेडलॉक अकर्स व्हेन प्रोसेसेस वेट फॉर ईच अदर रिसोर्सेज, ठीक है। प्रायोरिटी इन्वर्जन हैपेंस व्हेन अ लो प्रायोरिटी टास्क ब्लॉक अ हाई प्रायोरिटी वन, मतलब इसका उल्टा कर देता है। स्टारवेशन अकर्स व्हेन अ प्रोसेस नेवर गेट्स अ सीपीयू टाइम और रिसोर्सेज। मैं क्या बोलता है, स्टारवेशन मतलब भूख लगा है, उसको चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है। स्टारवेशन, स्टार मतलब क्या होता है, भूख लगना। स्टारवेशन मतलब उसको चाहिए रिसोर्स लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। और डेडलॉक में क्या होता है, एक साथ उसको बहुत सारा रिसोर्स चाहिए, बहुत सारे प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए एक साथ। द बैंकर्स एल्गोरिदम इज एन एग्जांपल ऑफ ए डेडलॉक अवॉइडेंस। डायरेक्ट इसका याद है सबको कि जो बैंकर्स एल्गोरिदम है वो डेडलॉक को अवॉइड करने का तरीका है। कि देखो कोई भी एल्गोरिदम है, जो बैंकर्स एल्गोरिदम है वो क्या चाहता है कि डेडलॉक हो ही नहीं। अगर हमारे पास एक रिसोर्सेज है और बहुत सारा प्रोसेस उसको यूज करना चाह रहा है तो हम उसको ऐसे मैनेज करें, ऐसे उसको एलोकेट करें कि एक बार में एक प्रोसेस यहाँ पाए, रिसोर्सेज को ले और फिर से यहाँ से चलता बने। क्योंकि प्रोसेस अगर 5 है और रिसोर्स 1 है और सारे प्रोसेस एक साथ टूट पड़ रहे हैं उस पर, तो फिर डेडलॉक का कंडीशन आ जाएगा, कोई भी प्रोसेस उसको यूज नहीं कर पाएगा और सारा का सारा सिस्टम ठप रहेगा एक तरह से, ऐसा समझो, राइट। नेक्स्ट, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो प्रिवेंशन क्या होता है, डेडलॉक होने नहीं देना। स्ट्रक्चरली प्रिवेंट एटलीस्ट वन डेडलॉक कंडीशन, जैसे रिसोर्स ऑर्डरिंग। अवॉइडेंस क्या होता है, इसको अवॉइड करना, जैसे बैंकर्स एल्गोरिदम। डिटेक्शन क्या होता है, डेडलॉक को डिटेक्ट करना और इसको रिकवर करना, जैसे वेट फॉर ग्राफ। टर्मिनेशन क्या होता है, उसको टर्मिनेट करना, किल और रोल बैक प्रोसेसेस और रिमूव डेडलॉक, प्रोसेस टर्मिनेशन, उसको टर्मिनेट करना, राइट। तो ये हमारा होता है अलग अलग जो एल्गो यहाँ दिया गया उसका। देखो प्रिवेंशन मतलब बचाव करना, डिटेक्शन डिटेक्ट करना कि हो रहा है कि नहीं, टर्मिनेशन उसको किल करना, राइट। अवॉइड करना मतलब उसको होने नहीं देना। अगर डेडलॉक अकर हो रहा है तो उसको अवॉइड करो, उसको होने मत दो। ऐसा कुछ एल्गोरिथम बताओ जिसके हेल्प से हम लोग डेडलॉक को अवॉइड कर दें, मतलब डेडलॉक हो ही नहीं, और जो हमारा सिस्टम है, जो प्रोसेस है, जो रिसोर्सेज हैं, वो काफी अच्छी से एग्जीक्यूट होती रहे और सारे प्रोसेस अपना काम करते रहे, राइट। नेक्स्ट, द नो प्रिम्पशन कंडीशन इन अ डेडलॉक प्रॉब्लम्स मींस। देखो नो प्रिम्पशन यहां समझो। प्रिम्पशन मतलब क्या होता है, कि इसमें तुम इंटरप्ट कर सकते हो। इंटरप्ट एग्जांपल के लिए कि एक प्रोसेस है जो रिसोर्स को यूज कर रहा है, दूसरा कोई प्रोसेस आया जिसके प्रायोरिटी है, जो प्रायोरिटी प्रोसेस है वो क्या करेगा, इसको भगा देगा, बोलेगा तुम यूज कर रहा है, भागो तुम, मैं यूज करूंगा। इसको बोलते हैं प्रिम्पशन। मतलब तुम इसमें से इंटरप्ट कर सकते हो, प्रोसेस को भगा सकते हो। जैसे ऐसे समझो कि मानो कि 2 आदमी हैं, जैसे 2 आदमी हैं, एक कमजोर आदमी है, यहाँ लिखता हूं कमजोर, एक इसको लिखता हूं मजबूत। जैसे मानो कमजोर वाला आदमी कुछ कर रहा है, मानो कोई रिसोर्स यूज कर रहा है, मान लो ये चापाकल से पानी पी रहा है, ठीक है। एक मजबूत आदमी आया है, बॉडी बिल्डर है, उसको देख के इसको भगा दिया, इंटरप्ट कर दिया, इसको भगा दिया यहाँ से, बोला कि तुम भाई पानी नहीं पिएगा, पहले पानी मैं पीऊंगा, मैं पी के चला जाऊंगा तब तुम पियोगे। उसको बोलते हैं प्रिम्पशन। मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिम्पशन, मतलब इसमें इंटरप्ट किया जा सकता है। और नो प्रिम्पशन मतलब इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। अगर एक आदमी अगर कमजोर पानी पी रहा है, मान लो पानी पी रहा है, तो पूरा का पूरा पानी पी लेगा, जितना देर पीना है पी लो। तब कोई भी आदमी आए, मजबूत आए, इससे और स्ट्रॉन्ग आए, इससे कमजोर आए, कोई भी आए, तब इसके बाद पानी पिएगा। तो प्रिम्पशन क्या होता है कि जिसमें इंटरप्ट कर सकते हैं, इंटरप्ट करके जबरदस्ती अपना काम करवा सकते हैं। नॉट प्रिम्पशन में क्या है, नो प्रिम्पशन में क्या है कि जो आया है सारा का सारा सीक्वेंस से चलेगा, कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सकता है। इंटरप्ट करेगा भी तो उसको पीछे ही रहना है। अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो अंत तक एग्जीक्यूट होगा, सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो नो प्रिम्पशन का क्या मतलब है, रिसोर्सेज कैन बी प्रिम्प्टेड फ्रॉम प्रोसेसेस एंड गिवन टू अदर्स, नहीं, दूसरे को नहीं दिया सकता है। वंस अ प्रोसेस होल्ड्स अ रिसोर्स इट कैन नॉट बी टेकन अवे फोर्सफुली, सही मुझे दिख रहा है। प्रोसेसेस कैन ओनली होल्ड रिसोर्सेज फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, नहीं।
प्रोसेसेस मस्ट रिलीज रिसोर्सेज आफ्टर फिक्स ड्यूरेशन, नहीं, इसका आंसर एक्यूरेट होगा हमारा बी, कि एक बार कोई प्रोसेस अगर रिसोर्स को होल्ड किया है तो किसी भी कीमत पे, फोर्सफुली हो, प्यार से हो, कैसे भी हो, उसको कोई दूसरा प्रोसेस नहीं ले सकता है जब तक वो सारा का सारा एग्जीक्यूट नहीं हो जाए, राइट। नेक्स्ट, द रिसोर्स मैट्रिक्स इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज इन डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम इज, जो रिसोर्स मैट्रिक्स है वो किस में यूज होता है, राइट। रिप्रेजेंट रिसोर्स एलोकेशन, जो रिसोर्स मैट्रिक्स है उसके नाम में ही जाहिर है, रिसोर्स मैट्रिक्स है तो रिसोर्स एलोकेट करता होगा। रिप्रेजेंट द एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ प्रोसेस, इसका कुछ काम नहीं है। रिप्रेजेंट द एग्जीक्यूशन हिस्ट्री ऑफ प्रोसेस, नहीं। रिप्रेजेंट द प्रायोरिटी, ये तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो गया। एग्जीक्यूशन ऑर्डर, ये हमारा जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो बताएंगे कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में होगा, क्या कौन किसका प्रायोरिटी है, कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का क्या प्रायोरिटी वो बताएंगे। तो इस केस में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। द नीड ऑफ ए कमांड इंटरप्रेटर अराइजेस, इस क्वेश्चन को मैंने पहले कराया हुआ है अपने सेट्स में। कमांड इंटरप्रेटर की जरूरत क्या है, देखो कमांड इंटरप्रेटर, कमांड इंटरप्रेटर इसकी जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यार जो हार्डवेयर था वो डायरेक्ट काम को नहीं कर सकता था, या फिर कोई भी GUI है, GUI, तो GUI के हेल्प से हम लोग चीज़ों को रन कर सकते हैं, ठीक है, वो बात सही है, हम लोग रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। लेकिन जो कमांड इंटरप्रेटर है, जो जैसे पर्टिकुलर हमारे पास कोई लैंग्वेज है, जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, इसमें हमें इंटरप्रेटर चाहिए, हमें वो कमांड सर्फेस चाहिए जिससे हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। तो क्यों चाहिए हमें, इसलिए चाहिए क्योंकि हार्डवेयर डायरेक्ट काम नहीं कर सकता है, जो हार्डवेयर है वो डायरेक्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिक्वायर इंटरप्रेटर, ऐसा कुछ नहीं है, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटरप्रेटर नहीं चाहिए, किसी को कंपाइलर भी चाहिए, कटाओ इसको। सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन ऑन हार्डवेयर, क्या जो सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर पर रन नहीं करेगा, तब कहाँ करेगा, काटो इसको। यूजर प्रीफर्स टाइपिंग कमांड ओवर GUI, नहीं, यूजर को तो GUI चाहिए, जितना GUI रहेगा उतना यूजर को मजा आएगा, वो कमांड कहाँ प्रीफर करते हैं। इसलिए कमांड हमें जरूरत पड़ता है कमांड इंटरप्रेटर का, क्योंकि यार जो हार्डवेयर होता है वो डायरेक्ट चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, राइट। नेक्स्ट, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो, हार्डवेयर ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड्स 0 and 1 बट यूजर्स गिव्स कमांड इन टेक्स्ट लाइक इन कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट में यूजर कमांड्स देते हैं। द फाइल सिस्टम NTFS स्टैंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, तुरंत मारो, अगर आपको याद होगा तभी आपसे बनेगा ये, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, डायरेक्ट याद करो इसको। इन द रिलेशनशिप टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं कॉलम, उसको कॉलम बोलते हैं। मैंने आपको DBMS बहुत बेहतर तरीका से पढ़ाया हुआ है, अगर आप अभी तक DBMS नहीं देखे हैं, सारा का सारा वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाओ जाकर देखो, अच्छे से देखो, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना मैं उसमें पढ़ा दिया हूँ वो सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। एट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं, कॉलम। रो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टपल। एंटिटी क्या होता है, ए रियल और एब्स्ट्रैक्ट इमेज, कोई भी रियल और एब्स्ट्रैक्ट या फिर रियल वर्ल्ड कोई भी ऑब्जेक्ट। कॉलम क्या होता है, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, यहाँ लिखा है यहाँ एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एट्रीब्यूट बोला है मतलब कॉलम। नेक्स्ट, द टर्म फैट स्टैंड्स फॉर, फैट मतलब फाइल एलोकेशन टेबल, डायरेक्ट याद रहना चाहिए, बहुत टाइप के फैट्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लो। फैट हमारा 12 होता है, फ्लॉपी डिस्क में यूज होता है 32 MB का। फैट 16 होता है ओल्डर हार्ड ड्राइव्स और USB में यूज होता है। फ्लैट 32 USB ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स। एक्सफैट मतलब एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल। मॉडर्न USB SD कार्ड्स जो 16 EB का होता है, थियोरेटिकल होता है, राइट, और पेटाबाइट का होता है। तो फैट का प्रॉब्लम क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन से फैट के टाइप हैं, जैसे फैट 12 है, फैट 16 है, फैट 32 है, और ऑप्शन दे देगा एक फैट 6, तो बोलेगा फैट का टाइप इसमें कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है 12 है, 16 है, 32 है, 6 नहीं है, तो आपको इसको याद करना है। डैश आर ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट मेक देम इजी टू एक्सेस एंड मैनेज, इसको क्या बोलते हैं, क्या डेटा टाइप बोल देंगे, डेटा टाइप डेटा को मैनेज करता है, नहीं, ये तो एक टाइप है। क्या डेटाबेस बोल देंगे, बिल्कुल सही बात है। क्या डेटा बोल देंगे, नहीं। क्या सिस्टम बोल देंगे, नहीं, इसको क्या बोलेंगे, डेटाबेस, डेटाबेस बोलेंगे। व्हाट डू मीन बाय वन टू मेनी रिलेशनशिप, देखो हमारे पास जो कार्डिनैलिटी होता है, कार्डिनैलिटी रिलेशनशिप, इसमें होता है 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many, जैसे 3 है तो सबसे सब कनेक्टेड रहेगा
ऐसे समझो कि कौन कौन टाइप से रिलेशनशिप है, 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। तो बोला 1 to many कौन सा है, मतलब इधर 1 रहना चाहिए और इधर many रहना चाहिए, राइट। many teachers may have many classes, many teachers many classes मतलब many to many, ये तो नहीं होगा। 1 class can have many teachers, एक क्लास जो है उसके पास बहुत टीचर है, नहीं, एक क्लास के पास एक ही टीचर है, ये गलत हो जाएगा। 1 class can have many teachers, एक जो क्लास है उसमें बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं। एक टीचर कैन है मेनी क्लासेस, हाँ, एक जो टीचर है उसका बहुत सारा क्लास हो सकता है, अलग क्लास में पढ़ा सकता है, ये मुझे सही दिख रहा है। मेनी क्लासेस है मेनी टीचर्स, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो इसके इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी। ध्यान से समझना है, 1 to many, मेनी टीचर्स मेनी, देखो मेनी टीचर्स में है मेनी क्लासेस, तो मेनी मेनी ये तो नहीं होगा। 1 class कैन है मेनी टीचर्स, एक क्लास में बहुत टीचर्स हो सकते हैं, तो एक क्लास को बहुत सारे टीचर मिलकर पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक क्लास में बहुत टीचर इसका कुछ सेंस नहीं है, राइट। लेकिन एक जो टीचर है उसका बहुत क्लास हो सकता है, बहुत क्लास ले सकता है, ये हमारा सटीक लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू डेटा अबाउट डेटा। मैंने इसके बारे में बहुत भयंकर तरीका से आपको डीबीएमएस में बताया है कि डेटा क्या होता है, डीबीएमएस में डेटा क्या होता है, इन्फो क्या होता है, राइट। तो डेटा अबाउट डेटा मतलब मेटा डेटा। डायरेक्टरी क्या होता है, जिसमें बहुत सारे हमारे फाइल्स होते हैं। सब डेटा क्या होता है, काटो इसको। वेयर हाउस क्या होता है, जिसमें डेटा को हम लोग सेव करते हैं, जहाँ डेटा स्टोर होता है, वेयर हाउस। मेटा डेटा क्या होता है, वो डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ, जैसे मानो अगर मैं लिखता हूँ कोई आदमी है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कोई आदमी है मनोज, जैसे मनोज है, अगर सिर्फ मैं मनोज बोल रहा हूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है कि कोई इंसान का नाम है, राइट। अगर कोई मनोज है, उसका मैं डेट ऑफ बर्थ बता दिया हूँ, उसका मैं फादर्स नेम बता रहा हूँ, उसका मैं पिन कोड बता रहा हूँ कुछ है, उसका मैं घर बता रहा हूँ कहाँ है, उसका मैं एड्रेस बता रहा हूँ, उसका मैं फ़ोन नंबर बता रहा हूँ, उसका मैं आइडेंटिटी बता रहा हूँ, आधार नंबर, आधार कार्ड बता रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, जो हमारा मनोज था, जो एक डेटा था, उसके बारे में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन बता दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। डेटा के बारे में डेटा, उसको क्या बोलेंगे, मेटा डेटा, राइट। नेक्स्ट, तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइल लाइक फाइल नेम, फाइल साइज, डेटा क्रिएटेड ऑथर। तो एक जो डेटा है उसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन देता है, उसको क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज अ टाइप ऑफ डीडीएल, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है, क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, ये सारे क्या है, डीडीएल। डिलीट क्या है, डिलीट हमारा क्या है, डीएमएल। अपडेट क्या है, डीएमएल। मर्ज क्या है, कुछ नहीं। तो इसके बाद और पढ़ लो, डीडीएल क्या है, क्रिएट, क्रिएट है, अल्टर है, टर्मिनेट है, क्या है, डीडीएल। इसके बाद पढ़ लो डीडीएल में क्या क्या आएगा, डीडीएल में क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, डीडीएल। डीएमएल में क्या आ जाएगा, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, डीसीएल, ग्रांट, रिवोक, डीसीएल, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, डीसीएल, डीक्यूएल, सेलेक्ट। ये जो टेबल मैंने बनाया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा सेव पॉइंट किस में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा सेलेक्ट किस में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा रिवोक किस में आता है, राइट। और ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, तो आप इसको देख ही सकते हैं कितना बेहतर तरीका से क्वेश्चन पूछा गया है। और इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने जो मेरा 15 सेट्स कराए हैं मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ यूट्यूब पे, अगर आपने उसको देख लिया तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए हलवा हैं, कुछ नहीं है। सारा क्वेश्चन इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने करा के रखे हैं, राइट। नेक्स्ट, विच ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इज कनेक्शनलेस एंड डज नॉट गारंटी डिलीवरी। तो जो दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कनेक्शनलेस हैं, एक हमारा होता है यूडीपी और एक है इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। यूडीपी और इंटरनेट प्रोटोकॉल ये दोनों के दोनों कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल हैं। कनेक्शनलेस का क्या मतलब है, देखो कनेक्शनलेस का मतलब ये है कि जैसे मानो मुझे यहाँ में हूँ, जैसे मानो मैं अपने घर में हूँ, जैसे मानो मैं मोतिहारी में हूँ, मोतिहारी, और मोतिहारी से मुझे पटना जाना है, पटना। तो जो यूडीपी होगा, यूडीपी वो बोलेगा यार मुझे रास्ता मत दिखाओ, मुझे रास्ता मत बताओ, मुझे कनेक्शन नहीं बनाना है, मैं मोतिहारी से पटना पहुंचा दूंगा। उसको अपने आप पे बहुत विश्वास है, वो बोला यार मुझे कनेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं डेटा को पहुंचा दूंगा, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, मुझे डेटा दो, कहाँ पहुंचाना है बताओ। यूडीपी इसको बोलते हैं कनेक्शनलेस, मतलब बिना कनेक्शन किए डेटा पहुंचाने की कोशिश करने लगा। इसमें गारंटेड डिलीवरी नहीं होती है, क्योंकि इसको रास्ता पता ही नहीं है, तो हो सकता है डेटा नहीं पहुंचे, इसमें कोई गारंटी नहीं है, राइट। लेकिन ये है कि काफी फास्ट है, डेटा जैसे इसको मिलेगा एकदम हवा में उड़ जाएगा,
जैसे डेटा इसको मिलेगा पहुंचाने के लिए, ये हवा में उड़ जाएगा और जाकर कहीं गलत जगह पहुंचा देगा, राइट, इसमें गारंटी नहीं है। आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं कनेक्शन लेस। और जो टीसीपी है वो कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड। जैसे ऐसे समझो, ऐसे समझो, जैसे अभी आपका स्टेट का एग्जाम होने वाला है, स्टेट का एग्जाम जैसे मानो किसी का 3 तारीख को है, बहुत सारे लोग यूपी वाले हैं जो बिहार में फॉर्म भरे हैं स्टेट का, और जो बिहार से आएंगे एग्जाम देने, जो यूपी से आएंगे एग्जाम बिहार देने, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, अगर उनका 3 का एग्जाम है तो पहले अभी वो रूट देखेंगे कि 3 का एग्जाम है तो ट्रेन से जाऊंगा तो सीट खाली है कि नहीं, बस जाती है कि नहीं, यहाँ से मैं जाऊंगा अगर पटना दिया है तो मैं यूपी से डायरेक्ट पटना जा सकता हूँ कि नहीं, या फिर डायरेक्ट मुझे और भी रास्ता में चेंज करना पड़ेगा। तो आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आप क्या करें, कनेक्शन एस्टेब्लिश, मतलब आप जो हैं वो है कनेक्शन ओरिएंटेड, आप कनेक्शन ओरिएंटेड हैं। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जिसको एग्जाम देने से कोई मतलब नहीं है, या फिर उसको कैसे ही पहुंचना है, तो क्या बोलेगा, यार मैं क्या करता हूँ, देखने से कोई मतलब है नहीं, डायरेक्ट उठाओ मुझे पटना जाना है, वो डायरेक्ट चल देगा। उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन से रूट है, कौन से ट्रेन आती हैं, बस है कि नहीं, ऑटो जाता है कि नहीं, मतलब कोई भी वो चीज़ पता नहीं करेगा। वो बोलेगा मैं तो पटना पहुंचूंगा और एग्जाम दूंगा, और वो आएगा भी नहीं, एग्जाम भी नहीं देगा, या फिर आएगा आधा रास्ता में रुक जाएगा, उसका एग्जाम भी नहीं होगा, घर चला जाएगा। तो उसको बोलते हैं कनेक्शन लेस, जो बिना कनेक्शन बनाए चीज़ों को करने की कोशिश करता है और अंततः गलत हो जाता है, राइट। टीसीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड। तो क्या ये कनेक्शन लेस थोड़ी है, गलत। यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस, ये हमारा कनेक्शन लेस है। यूडीपी के साथ एक और आता है आईपी, वो भी कनेक्शन लेस है। दोनों को याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि आईपी कौन सा प्रोटोकॉल है। आईपी और यूडीपी दोनों कनेक्शन लेस है। एचटीटीपी क्या है, ये हमारा वेब ब्राउजिंग में काम आता है, वेब ब्राउजिंग, ठीक है। एफटीपी क्या है, ये फाइल ट्रांसफर में काम आता है, फाइल ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट, और यार मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप काफी बेहतर तरीका से चीजें पढ़ ही रहे हैं और 20 दिन का टाइम और मिल ही गया है, तो क्यों ना अच्छे से और प्रिपरेशन कर लिया जाए और एक अच्छा नंबर लेके आ जाए। और उसके बाद आपको प्रिपरेशन की तैयारी करनी है, उसके लिए जान लगा देना है। जैसे स्टेट का एग्जाम बीतेगा वैसे ही हम लोग यूट्यूब पे रोज 3-3 घंटे 2-2 घंटे पढ़ेंगे, जान लगा देंगे, और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग पेड बैच भी लेके आएंगे और इस तरह से पढ़ेंगे हर एक चीज़ों को बारीकी से, हमें मजा आ जाए। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ 99 चीजें मिल रही हैं जो आपको हजारों का वैल्यू देंगे, राइट। नेक्स्ट, कंजेशन कंट्रोल इज एसेंशियल टू प्रिवेंट कंजेशन। जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो कि बोटल नेक की अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि यहाँ डेटा जाना है, डेटा जाके यहाँ स्टोर हो रहा है, डेटा इधर से आ रहा है, डेटा इधर से डेटा आ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि कंजेशन क्रिएट हो जा रहा है। मतलब जितना डेटा हमें चाहिए आने के टाइम उतना डेटा आ नहीं रहा है, मतलब नेटवर्क में ट्रैफिक है, ऐसे समझो, या फिर परफॉर्मेंस इसका घट गया है। तो कंजेशन कंट्रोल कैसे इंप्रूव होगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस से नहीं, डेटा करप्शन से नहीं, डेटा लॉस से नहीं, नेटवर्क कंजेशन एंड परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। जो कंजेशन कंट्रोल है ये एसेंशियल है प्रिवेंट करने के लिए नेटवर्क कंजेशन को और परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन को। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि एफटीपी होता है। एचटीटीपी क्या होता है, वेब ब्राउजिंग के लिए। एसएमटीपी सेंडिंग मेल्स, एसएमटीपी नेटवर्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट, एसएमटीपी देखो डायरेक्ट पूछ दिया गया, फाइल ट्रांसफर। एफटीपी वेब ब्राउजिंग। एचटीटीपी रिमोट टर्मिनल्स, टेलनेट, सेंडिंग मेल्स, ये होता है एसएमटीपी। तो क्या हो जाएगा, डी। द टर्म HTTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, डायरेक्ट पूछा देखो वेब ब्राउजिंग, राइट। कितना आसान सवाल पूछा है। और इस टाइप के तमाम प्रोटोकॉल्स, 20 से ज्यादा प्रोटोकॉल्स मैंने अपने नेटवर्किंग वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, IoT के वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो जाओ उसको देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्योंकि कोई भी टॉपिक है अगर आप 2 से 3 बार 4 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में वो रटा जाएगा। जैसे देखो मेरे को रटा गया HTTP मतलब वेब ब्राउजिंग, तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि इसका मतलब वेब ब्राउजिंग। ईमेल कम्युनिकेशन, SMTP, फाइल ट्रांसफर, FTP, रिमोट, टेलनेट, राइट। तो क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजिंग। यूडीपी क्या होता है, यूडीपी मैंने आपको बताया है कनेक्शन लेस होता है, कनेक्शन लेस। रिलायबल होता है, तो रिलायबल होता है लेकिन एरर फ्री डेटा नहीं करता है, क्योंकि पता ही नहीं ये डेटा पहुंचाएगा कि नहीं, तो एरर फ्री तो मैं कह नहीं सकता हूँ। क्या कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, नहीं, ये तो TCP होता है। क्या लो ओवरहेड और फास्टर होता है, यस। मैंने आपको क्या बताया, जो यूडीपी होता है गारंटी नहीं है कि डेटा पहुंचाएगा, लेकिन फास्टर है, अगर पहुंचाएगा तो जल्दी पहुंचा देगा, ठीक है।
सपोर्ट फॉर ऑटोमेटिक पेपर रिपीट रिक्वेस्ट, नहीं, क्या हो जाएगा, फास्टर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सबसे ज्यादा कॉमन जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो हमारा है TCP/IP। इससे बेहतर प्रोटोकॉल पूरे इंटरनेट पर नहीं है, यही ऐसा प्रोटोकॉल है जो TCP/IP, वो कनेक्शन ओरिएंटेड तो है ही, कनेक्शन ओरिएंटेड है और काफी तगड़ा प्रोटोकॉल है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं इंटरनेट का जान इसको आप बोल सकते हैं, जो इंटरनेट है, इंटरनेट का जान, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटरनेट का जान प्रोटोकॉल है, ऐसे आप समझे। जो HTML है क्या प्रोटोकॉल है, नहीं, ये तो मार्कअप लैंग्वेज है। क्या जो IPX है और SPX है ये प्रोटोकॉल है, हाँ, इन दोनों का फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है, तो आप फुल फॉर्म समझो। जो IPX और SPX है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेटवर्क पैकेट एक्सचेंज, इंटरनेटवर्क पैकेट एक्सचेंज, और SPX का है सीक्वेंस्ड पैकेट एक्सचेंज, इंटरनेटवर्क पैकेट एक्सचेंज या फिर सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज। नेट BEUI का क्या फुल फॉर्म है, नेट बायोस, नेट मतलब नेट बायोस एक्सटेंडेड यूजर इंटरफेस। डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जा सकता है क्योंकि यार यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, इसको थर्ड पार्टी का रोल मिला है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में इसको फर्स्ट पार्टी का रोल मिल जाए और इसको मेन हीरो का रोल मिल जाए, तो आपको इसका फुल फॉर्म में याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द वाटरफॉल, प्रोटोटाइप एंड स्पायरल आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सारे के सारे SDLC के एग्जाम्पल है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। डायरेक्ट यही फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा, SDLC का फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैंग्वेज है, मैट्रिक्स है, क्वालिटी है, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मेजरमेंट मैट्रिक्स, सॉफ्टवेयर का रिलायबिलिटी, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, होल्ड स्टेट, लाइन सपोर्ट, ये तो सॉफ्टवेयर का नापता है कि इसका कॉस्ट क्या होगा, एक कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक है, कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक, जो क्या करता है किलो लाइन्स ऑफ कोड, मतलब थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड्स में, थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड्स में नापता है कि कितना खर्चा लगेगा। तो इसका आंसर होगा जो रिलायबिलिटी क्या बोल रहा हूँ, रिलायबिलिटी जो मेजरमेंट मैट्रिक है वो क्या करता है, मूसा बेसिक मॉडल उसको माफ करता है, राइट। इसके बाद थोड़ा सा पढ़ लो। जो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी होता है क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी मेजरमेंट करता है, अंडरस्टैंड कोड का कॉम्प्लेक्सिटी। हॉलस्टिड वॉल्यूम क्या करता है, सॉफ्टवेयर का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे यहाँ पूछा है कि सॉफ्टवेयर का जो रिलायबिलिटी है उसको कौन मेजर करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो सॉफ्टवेयर का साइज होता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है, उसको कौन मेजर करता है, तो करता है हॉलस्टिड वॉल्यूम। जो मूसा बेसिक है और रिलायबिलिटी करता है, आपको पता चल गया है। और जो लाइन्स ऑफ कोड है वो साइज मैट्रिक्स है, मैंने आपको बताया है, जो कोड साइज को मेजर करता है, जिससे किलो लाइन्स ऑफ कोड में मेजर करता है और उसके हिसाब से इसका कॉस्ट तय होता है। नेक्स्ट, विच टेस्टिंग मेथड इज प्राइमरली कंसर्न विद टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, और जैसे ही फंक्शनैलिटी का बात आएगा, फंक्शनैलिटी मैं मारूंगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और देखो अगर इंटरनल कोडिंग की बात आए, इंटरनल लॉजिक या फिर कोडिंग, तो मैं क्या मारूंगा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसको याद कर लो, जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, व्हाइट बॉक्स वो अंदर का चीज है, जो फंक्शन का काम है, फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग रखेंगे, ब्लैक बॉक्स। तो अगर मेरा टेस्टिंग जो सॉफ्टवेयर का फंक्शनैलिटी है तो मैं मारूंगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स क्या करेगा, इंटरनल लॉजिक। ग्रे बॉक्स क्या करेगा, वो ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स दोनों का मिश्रण है। रिग्रेशन क्या करेगा, इसका काम अलग है, उसको समझो। ब्लैक बॉक्स क्या है, फंक्शनैलिटी टेस्ट करेगा। व्हाइट बॉक्स क्या है, इंटरनल लॉजिक और कोड। ग्रे बॉक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। रिग्रेशन क्या करेगा, रिटेस्ट आफ्टर चेंजेस टू इंश्योर नो न्यू बॉक्स। अगर मानो कि कोई हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट किए हैं और उसमें कोई गलती नहीं आया है, तो उसको फिर से मैं बाद में टेस्ट करूंगा कि कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, राइट। तो ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 कल आएगा चैनल पे, टुमारो आएगा। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चंस को किया है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को एक बार और देखना है सोने से पहले। आप क्या करो, जैसे देखो कैसे पढ़ना है, जैसे मानो 1 से 50 तक मैंने कराया है, तो आप एक बार वीडियो देख लिए। दूसरा बार में क्या करना है, वीडियो खोलना है, वीडियो खोलना है और वीडियो चलाना नहीं है, बस उसको ऐसे भगाना है। एरो जो सिंबल है, एरो की से भगाना है, क्वेश्चन देखना है, फिर अपने से आंसर करना है कि आंसर क्या होगा, फिर भगा के उसको देखते चलना है। इससे क्या होगा, अगर 24 घंटे के अंदर 24 मैं यहाँ लिखता हूँ, 24 घंटे के अंदर आप किसी चीज को अगर 3 बार देख लोगे तो आपके दिमाग में 90% रहेगा, 90%। अगर आप सिर्फ 24 घंटा में एक बार देखते हो, एक बार, अगर आप एक बार देख रहे हो
तो उसका 20% ही आपके दिमाग में रहेगा, राइट। आपको लगेगा कि मैंने चीज़ें देखी हैं, मुझे याद हो गया है, लेकिन याद नहीं होता है। फिर से जब आप 2 दिन के बाद पढ़ोगे तो आप सारी चीज़ भूल जाओगे। तो अगर 24 घंटे के अंदर आप 2 से 3 बार देख लिए तो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और हमेशा आपको ट्रिगर करते रहता है कि यार मुझे तो याद है, मुझे तो मज़ा आ रहा है, राइट। तो ऐसे करना है, ऐसे याद करना है। और कल पार्ट 2 आएगा और मैं आपको फिर से एक बार रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने अभी तक नोट्स लेकर पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आप शुरू कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। और यार अपने दोस्तों में शेयर भी करो यार अगर आप पढ़ रहे हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।